अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। तो भाई आज की अपनी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है वेक्टर्स। फर्स्ट ईयर मैथ्स के ये लेक्चर सीरीज आप देख रहे हैं, और वो तमाम बच्चे जो इधर एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मेरे प्यारे शागिर्दों, इस लेक्चर सीरीज को, इन कॉन्सेप्ट्स को मैं इस बेहतरीन तरीके से आपको डिलीवर कर रहा हूँ कि ये जिंदगी भर आप पे काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई वो तमाम बच्चे जो इधर इकेट की तैयारी कर रहे हैं, इधर वो फर्स्ट ईयर के हैं, इंटरमीडिएट के, उनके लिए भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीन लेक्चर सीरीज हमारी प्लेलिस्ट होगी एमसीक्यूज वाली। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, आप में से काफी सारे बच्चे जिस तरीके से परेशान चल रहे हैं एमसीक्यूज के लिए, तो ये लेक्चर्स आपके लिए अप टू द मार्क हैं, क्योंकि भाई इन लेक्चर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली हम सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ले रहे हैं। सबसे पहले हम तमाम इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स को सीख रहे हैं, तमाम फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं, तमाम किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास सवाल होते हैं, बेतहाशा एमसीक्यूज होते हैं, वो आपको लेक्चर के पहले हिस्से में सिखाता हूँ। और लेक्चर के दूसरे हिस्से के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, और कुछ बेसिक और एमसीक्यूज को, डिफरेंट एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर्स के डिफरेंट होते हैं, उनको सिंप्लीफाई सॉल्व कर रहे होते हैं। तो भाई ये जो लेक्चर सीरीज है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि अगर आपने इस लेक्चर सीरीज को देख लिया, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आप अपने इंटरमीडिएट का पेपर दे रहे हो फर्स्ट ईयर का, आप उसके अंदर आराम से टॉप पोजीशन ले सकते हो। सही है ना भैया? तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये आता है कि वेक्टर्स क्या है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भाई अपने लेक्चर के पहले हिस्से की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे वेक्टर्स के बारे में। अगर आपने मेरे लेक्चर सीरीज का पहला हिस्सा समझ लिया, मैं आपको जो भी वीडियो डालूंगा एमसीक्यूज वाली, उसमें पहला हिस्सा क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिए, तो एमसीक्यूज आपके लिए चुटकी बजाने का काम है। सही है ना भाई? तो वेक्टर्स क्या होते हैं? भाई वेक्टर्स दुनिया के अंदर एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये शो करती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को, है ना भैया? वेक्टर क्या होते हैं भाई? एक ऐसी क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करती है। ये बात आप तमाम बच्चों को मालूम है, नहीं मालूम तो मैंने चलो बता दी। सही है ना भैया? ये वेक्टर्स आ गए हमारे पास। अब एक कॉन्सेप्ट है, लेट सपोज मैं आपके सामने एक डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूं। मैंने डायग्राम आपके लिए एक ड्रॉ कर देता हूं, सही है ना भैया? अब पहली वाली अगर आप डायग्राम अभी देखें, वेक्टर अगर समझना चाहते हैं, उसके लिए मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम बड़ी सिंपल सी बात कर रही है। इस डायग्राम को अगर समझना चाह रहे हैं, तो लेट सपोज इसको देख लीजिए कि भाई हमारे पास तीन तरह के एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है। लेट सपोज हमारा ये पोजीशन वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर हमारे फ्री वेक्टर आर आ रहा है। तो अगर मैंने यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई कि भाई आपको पोजीशन वेक्टर आर आ रहा है, जब ये ओरिजिन के ऊपर होगा वेक्टर आपको, तो उस पर इसका पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन के ऊपर जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी, वाई की वैल्यू भी जीरो होगी, जेड की वैल्यू भी जीरो होगी, और एक सर्टेन पॉइंट पी के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। भाई आपके पास कभी भी कोई वेक्टर होता है, जब आपको उसकी वैल्यूज निकालनी होती है, हम क्या करते हैं? उस वेक्टर को बेसिकली हम एक्स और वाई के अलॉन्ग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के ऊपर ब्रेक करवा लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना मेरे प्यारा बच्चा? यही काम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो हमने सेम काम वही करके मैंने शो किया कि पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या है। तो ये पहली वाली डायग्राम क्या शो कर रही है? पोजीशन वेक्टर को। सही है ना भैया? अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आई कॉमा जे कॉमा के, ये क्या होता है भाई? यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स के, वाई के और जेड के एक्स एक्सिस के। सही है ना भैया? ये हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास सिंपल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। हमारे पास देन एक कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस का। अब देखिएगा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के फॉर्मुलास कैसे आते हैं। भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास एक सिंपल सा एक्सिस का प्लेन आ गया। इधर एक्स एक्सिस होगा, जाहिर सी बात है, इधर वाई एक्सिस होगा, और ये जेड एक्सिस आ गया। सही है ना भैया? तो हमने एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी पोजीशन वेक्टर। लेट सपोज मेरे पास जो है ना, मेरा वेक्टर जो आ रहा है वो ये आ रहा है, मेरा पोजीशन वेक्टर ये रहा। सही है? हमने क्या कंसीडर कर लिया? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पोजीशन वेक्टर आ गया। ओके, अब देखो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या होता है भैया, इसके एंगल्स बना लेंगे। एंगल्स कैसे बनाएंगे? अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालनी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो आपके पास क्या होता है? अल्फा होता है। जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंगल होगा वो क्या होता है? बीटा होता है।
और जो जेड एक्सिस का अलॉन्ग एंगल होगा, पूरा का पूरा जो जेड एक्सिस का अलॉन्ग एंगल होगा उसको हम क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। तो हमें ये बात मालूम है कि भाई इसके जो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के फॉर्मुलाज आपके पास आएंगे, सिंपल वे में आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लेट सपोज ये वेक्टर आर है हमारे पास, जो यहाँ पे वेक्टर आर आ रहा है, भाई वेक्टर आर का फॉर्मुला क्या होगा, वेक्टर आर निकालने के लिए फॉर्मुला क्या होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि ये सिंपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रहा है तो इसकी वैल्यूज क्या होंगी, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, सिंपल सी बात है भैया। अच्छा, एक चीज होती है वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड, इसको इस लफ्ज को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, इस लफ्ज को नॉर्मल भी कहते हैं, इस लफ्ज को लेंथ ऑफ द वेक्टर भी कहते हैं, तीनों बातें एक ही हैं। तो भाई इसके अंदर करते क्या है कि आप सिंपल तरीके से अपने आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट के कंपोनेंट के जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं यानी कि एक्स वाई और जेड की वैल्यूज, इनको आप सिंपल तरीके से रूट के अंदर लेके इनका स्क्वायर कर देते हो, यानी कि रूट के अंदर लेके इंडिविजुअल टर्म्स का क्या कर देते हो, स्क्वायर कर देते हो, ये मैग्नीट्यूड भी कहलाता है। इसका एक नाम नॉर्मल भी होता है, इसका एक नाम लेंथ भी होता है। अच्छा, जहां तक की बात है डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस की, तो मेरे प्यारे शागिर्दों, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालने के लिए सिंपल सा वे है कि यार देखो आपके पास जो है ना, हम फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से कॉस का फॉर्मूला। कॉस क्या होता है हमारे पास मेरे प्यारे शागिर्दों, ये होता है कर्ली ब्राउन हेयर, ऐसे ही ना कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो अब देखो अगर मुझे अल्फा के लिए एंगल फाइंड करना है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, या आप कह लो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, भाई थीटा के सामने वाली चीज, थीटा के सामने वाली चीज होती है हमारे पास परपेंडिकुलर जो चीज बच गई, एक हाइपोटेन्यूज होगा एक बेस होगी, सही है ना भैया। तो क्या बन जाएगा, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि एक्स अपॉन आर, एक्स क्या है बेस की वैल्यू और आर के आपके पास सिंपल तरीके से आर आ गया आपके पास का हाइपोटेन्यूज, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर आप देखो भैया आपके पास कॉस बीटा के लिए वैल्यू क्या होगी, पूरा का पूरा जो एंगल आ रहा है ये बीटा बन रहा है, क्या बन जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू, भाई सिंपल तरीके से ये वही लाइन सपोज कर लीजिए, एंगल अगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है थीटा के सामने वाली चीज, थीटा के सामने वाली चीज क्या है, ये आपके पास सिंपल तरीके से आपकी क्या आ गई, आपके परपेंडिकुलर आ गया थीटा के सामने, साइड वाली चीज एक बेस होगी हाइपोटेन्यूज होगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। और गामा के लिए देखो, एक एंगल यहां से भी ले सकते हो या आप यहां से एंगल ले लीजिए, बात एक ही है, यहां से आप एंगल ले लीजिए बात एक ही बनेगी, सही है ना भैया। तो आपने अगर गामा के लिए एंगल लेने तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू, कॉस गामा इज इक्वल टू किसके बराबर, गामा होगा भैया, जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पे भी थीटा के सामने वाली जो साइड होगी किसके बराबर होगी, बराबर होगी आपके पास सिंपल परपेंडिकुलर होगी, साइड वाली साइड आपके बराबर आ जानी है, तो क्या बन जाएगा भैया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से z अपॉन आर के बराबर, z अपॉन आर के बराबर। तो ये जो तीन फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, ये बेसिकली फॉर्मूलाज क्या कहलाते हैं, ये फॉर्मूलाज हमारे पास कहलाते हैं, अल्लाह भला करे किसके बराबर, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस के फॉर्मुलाज कहलाते हैं। किसके फॉर्मुलाज कहलाते हैं मेरा बेटा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के फॉर्मुलाज कहलाते हैं, तीनों मेजर फॉर्मुलाज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, अक्सर बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं मालूम होती, बट आपने अक्सर ऐसे बच्चों में शुमार अपने आप को नहीं करवाना। हमेशा याद रखिएगा, ये जो तीन फॉर्मुलाज मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये एक फॉर्मुला क्या है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, दूसरा होता है कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, और तीसरा क्या होता है, कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। मेजोरिटी बच्चों की बात नहीं मालूम होती, बट आपको मालूम होनी चाहिए, इनका एक बेसिक थ्योरम होता है कि भैया हमारे पास सम ऑफ ऑल द डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन, सम ऑफ ऑल द डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू वन, इज ऑलवेज इक्वल टू वन, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा हमेशा बराबर होगा किसके, वन के। अब इसके ऊपर कई एमसीक्यूज आ जाते हैं, इसके ऊपर कई एमसीक्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एमसीक्यूज बताऊं, इसके ऊपर एक बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है, अक्सर पेपर में आ जाता है कि भाई बहुत दफा पेपर के अंदर एप्टीट्यूड के अंदर भी आया हुआ, इंटर साइड पे भी बहुत आता है कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक वेक्टर ए है, भाई अगर किसी बच्चे को डायरेक्शन ऑफ कोसाइन समझना है ना तो इस क्वेश्चन को समझ ले, समझ में आ जाएगी बात कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 2i माइनस का 3j प्लस का 4k, एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो आपको एक सिंपल तरीके से एक वेक्टर गिवन और आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है, तो जिन बच्चों के पास ये कॉन्सेप्ट नहीं होता उन्हें समझ में नहीं आती करना क्या है, बट आपके पास ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मौजूद है। आपने क्या करना है, आपको देखो एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर क्या गिवन है, 2i माइनस 3j प्लस का 4k, आपसे अल्फा की वैल्यू मांगी जा रही है। आपको मालूम है यार, आपने पढ़ा था कॉस अल्फा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा बराबर होता है सिंपल तरीके से एक्स अपॉन आर के, किसके बराबर होता है, एक्स अपॉन आर के। तो भैया देखिएगा बात जरा समझिएगा, वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर ए आपको गिवन है, क्या कर लेंगे सिंपल तरीके से भैया, सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके से हमें मालूम है, हमें मालूम है कि भैया मुझे वेक्टर ए की अगर वैल्यू गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे पास, मेरे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू सिंपल तरीके से आ जाएगी, किसके बराबर आएगी मेरा बेटा, ये आ जाएगी हमारे पास सिंपल तरीके से अंडर रूट का अंडर रूट, आई का कंपोनेंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस का साइन जे का कंपोनेंट क्या है -3 का स्क्वायर, के का कंपोनेंट क्या है 4, 4 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा सिंपल 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्या बन गया 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, √29। तो हमारे पास सिंपल तरीके से आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √29 के बराबर आ गई। आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू भैया हमारे पास सिंपल तरीके से वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √29। तो भैया ये जो नीचे वाला आर है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ये जो नीचे वाला आर है ये वेक्टर का क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, सही है ना भैया। तो सिंपल तरीके से प्लॉट करवा देंगे, आंसर क्या आ गया, आंसर बन जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू, cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपके जहनों में आएगा सर एक्स क्या पुट करें। देखो जो भी आई का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस जेड के होता है ना। तो जो आई कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और नीचे √29 का √29, अगर अब आपको कैलकुलेटर अलाउ है पेपर के अंदर तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉस को दूसरी तरफ भेज दोगे तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय √29 का √29, सिंप्लीफाई करवा दो आंसर आ जाएगा। नहीं तो ये भी आपका यही यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, सही है ना भैया। अगर तो ऑप्शन में ऑप्शन गिवन है तो यही आपका आंसर है। और अगर एग्जामिनर कह रहे हैं फर्दर सिंप्लीफाई करो तो कैलकुलेटर मौजूद है, कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर इसको, सही है ना भैया। कहने का मकसद क्या है कि देखो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत आएंगे सॉल्व करने के लिए, आपको खाली चंद बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के फॉर्मुला आने चाहिए। भाई डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि भैया cos अल्फा बराबर है किसके, x अपॉन आर के, सही है ना। अब जरा बात समझिएगा, एक चीज लिखना है यहाँ पे चाह रहा हूं, cos अल्फा किसके बराबर है, x अपॉन आर के। cos बीटा बराबर होता है किसके, y अपॉन आर के। और cos गामा बराबर होता है किसके, z अपॉन आर के। अच्छा एक चीज जो यहाँ पे आपको मालूम होनी चाहिए, ये जो फॉर्मूला होता है इसको एक और चीज के बराबर भी कंसीडर किया जा सकता है कि cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन आर बराबर होता है l के। l एक क्वांटिटी है, कोई भी आप क्वांटिटी कंसीडर कर लें। और cos बीटा बराबर होता है y अपॉन आर के, इसको m कहा जाता है। और cos गामा बराबर होता है z अपॉन आर के, इसको कह दिया लेट सपोज मैंने ये कह दिया n कह दिया, क्या कह दिया, n कह दिया। तो भैया ये क्या चीज है कि भाई हमने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के बराबर अपने फॉर्मूले को एज्यूम कर लिया। cos बीटा बराबर है y अपॉन आर के, हमने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के बराबर अपने फॉर्मूले को एज्यूम कर लिया। cos गामा बराबर है z अपॉन आर के, तो हमने क्वांटिटी के बराबर सपोज कर लिया। तो हमें मालूम है कि भैया हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा बराबर होता है 1 के। तो अगर पेपर में कहीं लिखा हुआ आ जाए एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, भाई ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है। तो भाई एग्जामिनर ने बेसिकली इनको आपस में सपोज कर लिया, तो जाहिर सी बात है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, कॉस अल्फा बराबर है एल के तो एल स्क्वायर, कॉस बीटा किसके बराबर है एम के तो एम स्क्वायर, कॉस गामा बराबर है किसके एन के तो एन स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों, सिंपल सी बात कर दी हम लोगों ने, यहाँ तक कोई मुश्किल बात नहीं करी यहाँ तक। अच्छा तो क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन कहता है टू ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एंगल्स आर 30 एंड 60 डिग्री, देन फाइंड द थर्ड डायरेक्शनल कोसाइन एंगल। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको एप्टीट्यूड के पेपर्स में बहुत दिखेगा, आपको इंटरमीडिएट के पेपर्स में भी बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, एक क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, आपसे एग्जामिनर ने क्या किया है, डायरेक्शनल एंगल का कॉन्सेप्ट दे दिया। हमें ये बात मालूम है डायरेक्शनल एंगल्स के अंदर, डायरेक्शनल कोसाइंस के अंदर हमारे पास एक बेसिक थ्योरम होता है। ये थ्योरम क्या होता है कि भैया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा हमेशा बराबर होगा किसके, 1 के। ये क्या चीज है बेटा, ये हमारे पास एक सिंपल थ्योरम होता है डायरेक्शनल कोसाइंस के लिए, सही है ना भैया। अच्छा भाई, अब देखो एग्जामिनर ने मुझसे क्या कहा कि दो एंगल्स की वैल्यूज बराबर है 30 और 60 के, तीसरा एंगल निकालना है। अब एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि कौन से दो एंगल्स हैं, तो बट वी विल एज्यूम कि भाई जो पहला एंगल गिवन है वो अल्फा गिवन है, दूसरा एंगल गिवन है वो बीटा गिवन है, और तीसरा जो एंगल फाइंड करना है वो गामा होगा। हम ये खुद एज्यूम करेंगे कि बेसिक मैथ्स क्या कहती है, जो पहले दो एंगल होंगे अल्फा बीटा होंगे लाइन वाइज, सही है ना भैया, और तीसरा एंगल गामा का होगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से कॉस स्क्वायर अल्फा के अंदर 30 डिग्री आ गया, प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा के अंदर सिंपल 60 डिग्री आ गया, प्लस का कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इक्वल टू के बाद 1 का 1। तो मेरे प्यारे शागिर्दों कॉस 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है, जिन बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ है, भैया आप तमाम लोगों को फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर अलाउ होता है, एप्टीट्यूड के बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो भैया फिलहाल आप लोगों के लिए जिनको कैलकुलेटर अलाउ है वो सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर निकाल लीजिए, और जिनको नहीं अलाउ तो उनको मालूम है कि मैंने डिफरेंट ईकेट के लेक्चर्स में बताया है किस तरीके से आप बगैर कैलकुलेटर यूज किए वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो cos 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी, सिंपल तरीके से √3 डिवाइडेड बाय 2 के, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, आगे आ रहा है cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू बराबर होती है किसके, 1 डिवाइडेड बाय 2 के, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, और cos स्क्वायर गामा का cos स्क्वायर गामा एज इट इज इक्वल टू के बाद 1। सिंप्लीफाई करवा दो इसको बेटा, जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो ऊपर वाली टर्म से अलग सॉल्व होगा, नीचे वाली टर्म से अलग सॉल्व होगा, तो क्या बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का साइन,
प्लस के साइन के बाद क्या है, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू के बाद 1। फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप इसे कर दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो भाई नीचे वाला बेसिक, नीचे वाला आपकी टर्म का एलसीएम सेम है, तो नीचे वाली टर्म एक बार लिखी जाएगी, ऊपर वाली टर्म ऐड हो जाएगी। प्लस का कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू के बाद 1, तो 1 से 1 कट गया। सिंपल तरीके से आपके पास कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू किसके आ जाएगी भाई, देखो यहाँ पे क्या बचा, 4 से 4 कट गया तो 1 बचा। 1 जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस वाले 1 से खत्म हो जाएगा। 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें तो कॉस गामा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो गामा की वैल्यू चाहिए, हमें तो गामा का एंगल चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर गामा। दोनों तरफ अंडर रूट को अप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट अप्लाई होगा तो सिंपल तरीके से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 का रूट 0 ही होता है। आपको अगर गामा की वैल्यू चाहिए तो कॉस को दूसरी तरफ सेंड करवा दीजिए। जब कॉस दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स की फॉर्म पे जाएगा, तो कॉस इनवर्स 0 किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स 0 बराबर होता है किसके, 90 डिग्री के, पाई बाय 2 के। किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के, पाई बाय 2 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर इनवर्स, कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 90 डिग्री पाई बाय 2 के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। देखो अभी तक हमने कोई मुश्किल बात नहीं सीखी है, अभी तक बड़ी सिंपल सी बात करिए भाई। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर देख लिया, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर, सही है ना भैया। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई सिंपल तरीके से कोसाइंस की वैल्यूज को फाइंड करना, चाहे कॉस अल्फा हो, चाहे कॉस बीटा हो, चाहे कॉस गामा हो, सही है ना भैया। देन मैंने आपको एक सिंपल थ्योरम पढ़ा दिया। ये जो चीज है बेटा क्या होती है, बेसिक वेक्टर्स का थ्योरम होता है डायरेक्शन ऑफ एंगल्स के लिए। ये थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर को प्रूव हो रहा होता है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रूव हो रहा होता है, सही है ना भैया। आपने इंटरसाइट के ऊपर जो नई किताब है उसमें मौजूद है, किस तरीके से प्रूफ करना होता है, वहां पे आप देख रहे होंगे इसको। मगर आप जो बच्चा भी एमसीक्यूज के लिए आपको खाली मालूम होना चाहिए थ्योरम आ रहा है, फिर मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवा दिया। देन हमने एक और एमसीक्यूज देख लिया। तो भाई देखो इन लेक्चर्स का फायदा ये है कि मैं आपको साथ साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा रहा हूँ। हम किताब के रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को बाद में जाएंगे। अगर आपने मेरे लेक्चर के स्टार्टिंग हिस्सा समझ लिया जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का है, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी मेरे प्यारे शागिर्दों। बात समझ पा रहे हैं भाई। क्वेश्चन और आ रहा है, जरा उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर गिवन है मुझे, और ये वेक्टर फॉर एग्जांपल मुझे गिवन है r इज इक्वल टू 2i प्लस का 3j प्लस का k। फॉर एग्जांपल मुझे एक वेक्टर गिवन है, एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भैया डायरेक्शनल रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के बताओ। तो भाई कैसे निकालूंगा, देखो अगर आपको कभी भी कोई वेक्टर गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि भाई डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, सबसे पहला काम इसका मैग्नीट्यूड ले लो। भाई मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, सिंपल सी बात है, आपको सिखा चुका हूं। सिंपल आई कंपोनेंट का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर विल बी 4, 3 का स्क्वायर ऑब्वियसली 9, और के के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या, 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर एडिडिस का एडिडिस। तो 4 प्लस 9 क्या हो गया आपके पास, 13 प्लस 1 14। क्या बन गया आपके हमारे पास, सिंपल तरीके से आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट 14 के। तो आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या कर लिया, आपने इसका सिंपली, आपने पर्टिकुलरली क्या निकाल लिया बच्चा, आपने सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लिया। देखो यूनिट वेक्टर होता ही क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर का बेसिक फॉर्मूला होता है, आपने फिजिक्स के अंदर ये चीज पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ भाई। यूनिट वेक्टर का बेसिक फॉर्मूला होता है कि भैया हमारे पास वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड है ना भाई, यही फॉर्मूला होता है। तो भाई अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा इसको, कि लेट सपोज मैं इसको कहता हूं कि भैया हमारे लिए एक्स कंपोनेंट के लिए क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 14। वाई कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि जे कंपोनेंट के लिए ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14, और जेड कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14। तो ये जो हमने चीज फॉर्म करी ना, इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। इसको मैथ्स के अंदर क्या कहा जाता है, डायरेक्शन रेशियोज। ये हमने क्या काम करा, हमने सिंपल तरीके से आई कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दिया, हमने जे कंपोनेंट को कंप्लीट मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दिया, जेड कंपोनेंट को कंप्लीट मैग्नीट्यूड डिवाइड करवा दिया। तो ये जो चीज हमने फॉर्म करी है क्या कहलाता है, कहलाता है डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर क्या होगा कि सिंपल आपके पास यहाँ पे कॉस और कॉस आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो भाई अगर मुझे इसको करना है कि लेट सपोज कॉस इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14, आगे मैं कहता हूं, आगे क्या बन गया, कॉस इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14। अगला क्या बन जाएगा, अगला बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय रूट 14। तो ये जो चीज आई है इसको कहा जाता है डायरेक्शनल कोसाइन। क्या कहा जाता है, डायरेक्शनल कोसाइन। देखो दोनों बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातें, ये बात अभी सीख चुके हैं, आपको ये बात मालूम थी। मैंने सिंपल आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जो पेपर में बहुत आपको मिलेगा, कि भाई अगर आपके पास कोई वेक्टर गिवन है, आपसे कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन निकालो, डायरेक्शन रेशियो निकालो। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं भाई, बेसिक चीज है यार। आप जो ये आई जे के कंपोनेंट पढ़ रहे हो, क्या पढ़ो, यूनिट वेक्टर है ना मेरा बेटा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो भाई हमें मालूम है कि ओरिजिनल वेक्टर क्या है, लेट सपोज आपके पास यहाँ पे आई के लिए क्या होगा, 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 14 आ गया। फिर जे कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय
√14। के कंपोनेंट के लिए क्या होगा 1/√14, सिंपल इज दैट। और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाला कि भाई देखो मैंने आपको बात पढ़ाई कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। आर क्या मैग्नीट्यूड है, एक्स का मतलब क्या है आई का कंपोनेंट, तो वही काम तो किया है भैया, एक्स अपॉन आर किया। तो एक्स अपॉन आर क्या है मेरा रेशियो, डायरेक्शन रेशियो है। तो भाई यहाँ पे ये कैसे आया कि भाई अगर मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा जब दूसरी कॉस जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आ गया, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√14। बीटा के लिए हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/√14। गामा के लिए हो जाएगा 1/√14। तो इस कंप्लीट चीज को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। देखो ये बात बहुत सिंपल सी, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको ये बात पढ़ा चुका हूं, सिंपल हमने उसको अप्लाई कर रहे हैं, बस सिंपल क्या कर रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट हियर। अच्छा, अब जब हम आते हैं आगे मूव करते हैं तो यार देखो वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स और थ्योरेटिकल बातें बहुत सारी होती हैं। याद रखिएगा वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ये थ्योरेटिकली बहुत एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है जिसमें थ्योरी के रिलेटेड बहुत सारी बातें पूछी जा रही होती हैं कि अगर कभी भी मेरा वेक्टर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई होगा तो भैया उसकी जो पर्टिकुलर अमाउंट होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा एन पर्टिकुलर टाइम्स के ऊपर। क्या कहा मैंने कि अगर कभी भी आप अपने वेक्टर को क्या करवाते हो, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वो हमेशा एन टाइम इंक्रीज कर जाता है, एन टाइम इंक्रीज हो जाता है उसके अंदर। कि लेट सपोज अगर आपका वेक्टर पहले वेक्टर ए था, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये क्या बन गया, 2a वेक्टर बन गया, सही है ना। इसी तरीके से हमारे नेगेटिव के अंदर ही वेक्टर्स होते हैं, नेगेटिव ऑफ ए करा सकते हैं हम लोग। कहने का मकसद क्या है कि भाई अगर आप कभी भी अपने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हो किसी स्केलर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड क्या करता है, एन पर्टिकुलर टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे पास ये सारी की सारी हम क्या पढ़ रहे हैं, सारी हम बेसिक वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बेटा। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जो बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी तो हमने बेसिक कुछ न्यूमेरिकल चीजें देखी ना, अब जरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या देखो, कभी भी अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी को अपने वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाओ, कभी भी अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी को अपने वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाओ तो हमेशा याद रखिएगा आंसर में आपको क्या चीज अचीव होगी, वेक्टर ही मिलेगा। यानी कि अगर आप कभी किसी स्केलर क्वांटिटी को अगर अपने वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर में क्या आता है, वेक्टर ही मिलता है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कहलाती है। मगर अगर आप कभी किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दो, कभी अगर आप किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दो तो आंसर क्या होगा, आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसको हम लोग उर्फे आम में डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। कि अगर आप अपने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट होता है। और अगर मैं अपने वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस फॉर्म पे करवाऊं, अगर मैं दो वेक्टर्स को क्रॉस फॉर्म से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर क्या मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर वेक्टर ही आपको अचीव होगा। ये बात समझने की बड़ी जरूरी है, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, कभी अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर में वेक्टर आएगा, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन कहलाती है। अगर आप किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के ऊपर डॉट प्रोडक्ट करवाओ, आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर आप किसी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे दूसरे वेक्टर के साथ तो आंसर हमेशा वेक्टर की क्वांटिटी अचीव होगी, ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है हमारे पास मैथ्स के अंदर। ये चंद बेसिक बातें जो भी हम सीख रहे होंगे, अभी आपको बहुत सारी बातें समझाऊंगा। अच्छा, अब देखो चूंकि हमारे पास एमसीक्यूज पे जाने से पहले हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तो यार देखो जल्दी जल्दी सारी बातें रिवाइज करेंगे, सारी बातें बिलियन डॉलर्स की होंगी। अब जहन में क्वेश्चन आता है सर डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, जरा ये तो बता दीजिए। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, डॉट प्रोडक्ट क्या चीज है हमारे पास, कि भाई दो पर्टिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना डॉट की फॉर्म के ऊपर, कि आपके पास आंसर क्या है, स्केलर क्वांटिटी अचीव हो जाए। आंसर क्या अचीव हो जाए, स्केलर क्वांटिटी अचीव हो जाए। अच्छा, लेट सपोज मेरे पास मेरा एक वेक्टर है वेक्टर ए, एक वेक्टर है वेक्टर बी, सही है ना भाई। मेरे पास एक वेक्टर आ गया वेक्टर ए और एक आ गया वेक्टर बी। इन दोनों के दरमियान जो एंगल फॉर्म होगा क्या कहलाएगा, ये ए बी कहलाएगा, ए बी का एंगल कहलाएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान का एंगल है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। तो भाई सिंपल तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। या आप इसको यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कॉस ए कॉमा बी, यानी कि थीटा में यानी कि इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है उसको कॉस ए कॉमा बी कहा जा रहा है, सही है ना भैया। ये सिंपल सी बात कर दी हम लोगों ने। इसी काफी सारी एग्जांपल्स होती है, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, ब्ला ब्ला हो गया, सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, दो एमसीक्यूज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डॉट प्रोडक्ट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज पेपर के अंदर बेतहाशा पूछी जाती हैं, तो एमसीक्यूज इनके ऊपर बहुत सारे पूछे जाएंगे। अब देखो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले दो बड़े बेहतरीन एक एमसीक्यूज आते हैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। ये डॉट प्रोडक्ट की दो प्रॉपर्टीज हैं, हमेशा याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट इनके ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मैं इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, कि पहले वेक्टर ए को वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, या फिर वाइस वर्सा कि अगर मैं पहले वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ले लूं वेक्टर ए के साथ,
दोनों सूरतों में बातें सेम रहेंगी। क्या कहा मैंने? दोनों सूरतों में बातें सेम रहेंगी कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, हमेशा आंसर सेम आएगा। कि आप पहले वेक्टर ए को वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट करवाओ या वेक्टर बी को वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट करवाओ, आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज वेरीफाई ऑन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑलवेज ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जबकि एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट इसको भी ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई अगर मैं दो वेक्टर्स का पहले उनका सम ले लूं, अगर मैं दो वेक्टर्स का क्या ले लूं? सम ले लूं, और जो आंसर है उसको मैं थर्ड वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लूं, या फिर वाइस वर्सा, इसके ये बराबर होगा कि अगर मैं पहले दो पर्टिकुलर वेक्टर्स का आपस में क्या ले लूं? डॉट प्रोडक्ट लूं, प्लस के साइन के बाद उनका सम ले लूं, उनकी दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के साथ। यानी कि क्या कहा हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई अगर आप दो वेक्टर्स का पहले सम ले लो और उसका थर्ड वेक्टर के साथ जो आंसर है उसका थर्ड वेक्टर के साथ प्रोडक्ट ले लूं, ये बराबर होगा कि पहले मैं इंडिविजुअली दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लूं और लास्ट में उन दोनों का कंबाइंड सम ले लूं। दोनों सूरतों में बात क्या रहेगी हमारे पास? बराबर रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी को मैथ्स के अंदर क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को मैथ्स में क्या कहा जाता है मेरे बेटे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों प्रॉपर्टीज को ओबे करता है। अक्सर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत दफा ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा कि हमेशा डॉट प्रोडक्ट दोनों प्रॉपर्टीज को ओबे करता है, कम्यूटेटिव को भी ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव को भी ओबे करता है। तो यहां तक की बात सारे बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, अक्सर वो पेशतर हमारे पास एक चीज बहुत पेपर में पूछी जाती है कि अगर अल्फा या ए और बी दो वेक्टर्स हैं, अक्सर एक क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, if A and B are two vectors, then the angle between them will be maximum at dash। तो ये कॉन्सेप्ट पेपर में आ जाता है, या ये क्वेश्चन अक्सर पेश इस तरीके से आता है कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, या बहुत दफा पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन डैश हैपेंड। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, इस चीज को भी आपको मालूम होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम उस वक्त होगा जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसा होगा? 0 डिग्री होगा। यानी कि वेक्टर्स आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। आपस में वेक्टर्स कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। बेटा ये मैंने 3 MCQs आपको एक साथ कवर अप करवाए हैं। अक्सर वो पेशतर ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि भैया बताइए, व्हेन विल बी द डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम इफ थीटा इज डैश 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान, यानी कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान का जो एंगल है अगर वो 0 डिग्री होगा। और ये कब पॉसिबल होता है? कि जब वेक्टर्स आपस में कैसे हो? पैरेलल हो, तभी पॉसिबल होगा। अच्छा, इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन क्या होगा कि भैया डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब होगा? तो याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट मिनिमम उस वक्त होगा अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान थीटा बराबर हो किसके? 90 डिग्री के। अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान थीटा बराबर हो 90 डिग्री के, और ऐसा उस वक्त होगा जब वेक्टर्स कैसे हो? परपेंडिकुलर। कैसे हो? परपेंडिकुलर। उसके पीछे लॉजिक क्या होती है, रीजन क्या होती है, वो भी बता देता हूं। मेरे प्यारे शागिर्दों, डॉट प्रोडक्ट का बेसिकली फॉर्मूला होता है कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के। तो देखो कॉस के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम आपको वैल्यू मिलती है वो कॉस 0 के ऊपर मिलती है 1, और कॉस 90 पे वैल्यू क्या मिलती है? 0 के बराबर। इसीलिए हमेशा ये बात जहन में रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? जब आपका एंगल क्या हो? 0 के बराबर। और वेक्टर्स कैसे होंगे? वेक्टर्स होंगे पैरेलल। मैं लिख भी देता हूं कि एंगल कैसा हो जब आपका 0, और वेक्टर्स कैसे हो आपके? पैरेलल। एंगल आपका अगर 90 डिग्री के ऊपर होगा तो डॉट प्रोडक्ट आपको कैसा आंसर देगा? मिनिमम आंसर देगा, क्योंकि वेक्टर्स उस वक्त क्या होंगे आपके पास? परपेंडिकुलर होंगे। तो ये एक एमसीक्यूज पेपर में बहुत आता है, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी पेपर के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अक्सर पेपर में ये चीज आ जाती है, आई डॉट आई। हमेशा याद रखिएगा सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है 1 के। सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है मेरा बेटा? 1 के। सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है किसके? 1 के। और अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट, अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के। अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के। अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है किसके? 0 के। यानी कि जो अनसिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा किसके? 0 के। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे शागिर्दों। क्या मालूम होना चाहिए भैया? कि हमेशा आपको ये बात मालूम हो कि भैया कभी भी दो वेक्टर्स अगर
उनके दरमियान में एंगल कैसा है, जीरो। इसका मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, मैक्सिमम। और अगर दो पर्टिकुलर वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। और डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, मिनिमम होगा। और तीसरे नंबर पे जो बात मैंने आपको पढ़ाई वो क्या पढ़ाई, कि सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 1 के, अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के। अक्सर और पेशतर ये एमसीक्यू पेपर के अंदर पूछा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। अब बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात? अगर कोई मसला नहीं है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट का, ताकि आपको डॉट प्रोडक्ट समझना आ जाए। देखो भाई, डॉट प्रोडक्ट सबसे आसान चीज होती है। डॉट प्रोडक्ट से आसान चीज दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अगर करे तो मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि आपको समझ में आए कि डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे होते हैं। अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, टिपिकली जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है जो बच्चों को लगे, मगर है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत आपको मिलेगा। ये एप्टीट्यूड के अंदर, ये नस्ट लेवल, आईबी लेवल के ऊपर आते हैं भाई ये क्वेश्चन। एनईटी के अंदर बहुत दफा पूछा हुआ है। तो अब चूंकि आपकी नई किताब जो आई है सन बोर्ड की, उसके अंदर भी क्वेश्चन मौजूद होंगे, है ना भाई, उसमें भी क्वेश्चन मौजूद है, तो वहां पे भी पेपर में भी आ सकते हैं आपके एमसीक्यू के लिए फर्स्ट ईयर के अंदर। तो भाई ये क्वेश्चन आपको समझना बड़ा जरूरी है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। देखो, आपसे कहा जा रहा है फाइंड दी एंगल, और आपको दो वेक्टर्स गिवन है। हमेशा याद रखिएगा, एंगल आप डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, आंसर हमेशा सिमिलर ही आएगा, सही है ना भाई। आप दोनों के पैटर्न कर सकते हो, मगर चूंकि डॉट प्रोडक्ट ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, बहुत सिंपल है कि भाई देखो, मुझे मालूम है कि भैया हमारे पास सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट निकालने का, ये होता है ए डॉट प्रोडक्ट बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के। तो भैया अगर मुझे यहां से एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल की वैल्यू कैसे निकालूंगा, एंगल की वैल्यू आएगी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ऊपर है वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, नीचे क्या होगा, सिंपल ए डॉट बी, नीचे क्या होगा, सिंपल ए डॉट बी। सिंप्लीफाई करवा देंगे भैया इसको। तो देखो ऊपर हमें क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। तो इस डॉट प्रोडक्ट को सिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। मेरे प्यारे शागिर्दों, याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लेना हो, तो डॉट प्रोडक्ट लेना सबसे आसान काम होता है। कि भाई देखो, आपका पहला वेक्टर क्या है, पहला वेक्टर है आपके पास 2i प्लस का 2j माइनस का k। इसका डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है किसके साथ, 6i माइनस का 3j प्लस के 2k के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं कि यार देखो, जो i कंपोनेंट होता है वो i से आके मल्टीप्लाई होगा, j कंपोनेंट j से मल्टीप्लाई होगा, k कंपोनेंट k से मल्टीप्लाई होगा। तो 2i 6i क्या बन जाएगा, 6 2 12 बन गया। ये 2j माइनस का 3j, ये 2j माइनस का 3j क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 6। अच्छा बाय द वे, जब 2i को आपने 6i से मल्टीप्लाई करवाया, तो i और i क्या हो गया, i डॉट i बराबर हो गया 1 के, तो खत्म हो गया वो। तो 6 2 12 आ गया सिंपल। जब ये 2j 3j से मल्टीप्लाई होगा, तो jj मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो गया, और 3 × 2 नेगेटिव का 6 बन गया। फिर नेगेटिव का k आपके पास जब प्लस के 2 के से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव के 2 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया, 12 में से 6 निकालिए, प्लस का 6 बचा, 6 में से 2 निकालूंगा, 4 बचा। तो आपके पास सिंपल तरीके से वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये बराबर आ गई 4 के। किसके बराबर आ गई मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 4 के बराबर आ गई। ये हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब देखो, नीचे मौजूद है ए और बी, कभी भी इसके ऊपर अगर मैं वो नहीं लगा हुआ आपके पास एरो का सिंबल, इसका मतलब सिंपल मैग्नीट्यूड है। तो हमें क्या करना है, ए और बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करवाना होता है। पहले ए का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। भाई ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालना सबसे आसान होता है, सिंपल तरीके से आई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर हो गया, के कंपोनेंट यहाँ पर क्या आ रहा है, के कंपोनेंट है नेगेटिव का 1, तो -1 का स्क्वायर हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 4 + 4 8, 8 + 1 9 बन गया। तो आंसर क्या आ गया, √9। √9 बराबर होता है किसके, 3 के। तो आपके पास ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। इसी तरीके से आप बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे मेरा बेटा, बी का वेक्टर ये रहा, 6i माइनस 3j प्लस 2 के। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, प्लस का नेगेटिव का 3 है, तो नेगेटिव के 3 का स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर एक इवन नंबर होता है। प्लस के 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। 36 में 10 का इजाफा करूंगा तो क्या बनता है 46, मगर चूंकि एक कम है तो 45, 45 प्लस 4 49, सिंपल तरीके से 49 बन गया। और √49 किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। तो आपने फाइनली ए और बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अब अगर आपको थीटा, एग्जामिनर आपसे थीटा मांग रहे हैं ना, क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या मांग रहा है, थीटा मांग रहे हैं। थीटा कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स एज इट इज, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी की वैल्यू किसके बराबर आई, 4 के बराबर ही, तो 4 का 4 आ गया। और नीचे ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है 3 के बराबर, बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो आंसर आ गया भैया। सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन गया कॉस इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 7 3 21,
4 डिवाइडेड बाय 7/21, सिंपल तरीके से क्या बन गया, cos इनवर्स 4/21। यही आपका आंसर होगा। अगर तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो यही आंसर होगा। कैलकुलेटर अलाउ है तो सिंपल तरीके से कैलकुलेटर पे डाल लीजिए cos इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 21। cos इनवर्स के सिंबल के ऊपर जाएंगे, शिफ्ट दबा के cos क्लिक करोगे, cos इनवर्स का सिंबल आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 21 आंसर आ गया सिंपल तरीके से। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भैया इसको, क्या मसले की बात है इसके अंदर। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं हमारे पास। अच्छा एक और क्वेश्चन है पेपर के अंदर बहुत आता है। क्या क्वेश्चन है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है 3i प्लस का 4k, और वेक्टर बी की आपको वैल्यू गिवन है ए आई प्लस का 4j प्लस का 7k। ये क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहेगा कि वेक्टर्स कैसे हैं, एग्जामिनर कहेगा कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। फिर आपसे क्या कह रहा है कि वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, इनको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा। देखो बहुत सिंपल तरीकेकार है। वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो दुनिया के अंदर कभी भी, तो इसके मायने क्या होते हैं, इसके मायने ये होते हैं कि दुनिया में दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऊपर पहले ही दे दिया कि भाई दो वेक्टर्स उस वक्त परपेंडिकुलर होंगे कि अगर उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनके दरमियान दो पर्टिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है किसके, 0 के बराबर। तो भाई टेक्निकली हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ऐसा होता इसलिए है कि जब आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर्स कैसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होगा, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0 के बराबर, इसलिए पूरी टर्म क्या हो जाती है 0। इसलिए ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज ऑलवेज इक्वल टू 0 व्हेनेवर द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। रिमेंबर दिस थिंग, जो मैंने 1 मिनट के अंदर जो बात कंप्लीट करी है, बात सदियों की बात है, बात बिलियन डॉलर्स की बात भी मैंने कही है। क्या कहा मैंने कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है अगर वेक्टर्स होते हैं परपेंडिकुलर। ऐसा होता इसलिए है कि यार देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा। तो भाई थीटा के अंदर जब एग्जामिनर ने कहा कि वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के मायने 90 डिग्री, 90 डिग्री ना, थीटा के कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, आपके पास वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, ये है 3i प्लस का 4k। वेक्टर बी की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है ए आई प्लस का 4j प्लस का 7k इक्वल टू 0। एग्जामिनर कहते हैं सॉल्व करो। अच्छा कुछ बच्चे इतने मासूम होते हैं, बोलेंगे सर सर यहाँ पे तो जे की वैल्यू ही नहीं है। अबे अल्लाह के बंदे, जे की वैल्यू इसलिए नहीं कि एग्जामिनर ने जानबूझ के नहीं दी हुई, आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई ये सिंपल तरीके से आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई करवा दो, ये 3i जाके जब ए आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, 3 ये बन गया। भाई देखो जे वाली वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद है, तो अगर यहाँ पे जे की वैल्यू मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 0j होगा। अगर यहाँ पे जे की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, जे की जगह पे 0j है ना, 0j एज्यूम कर सकता हूँ। तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। फिर 4 इंटू 7 क्या हो जाएगा, के से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 7 किसके बराबर होता है, 28 है ना भैया, 28 इक्वल टू 0 का 0 एज इट इज। किसी बच्चे को और ये बात प्रॉब्लम करिए कि सर 0 कैसे आया, तो भाई समझो कि यार आपके पास पहले वाले वेक्टर के अंदर जे का कंपोनेंट 0 है, नहीं मौजूद, नहीं मौजूद तो 0 है ना, इसका मतलब जब जे से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 0 क्या बन गया, 0 बन गया। अब सिंप्लीफाई कर लो, 3a इज इक्वल टू 26। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 26 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। क्या आंसर आ जाएगा ए का, 26 डिवाइडेड बाय 3। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो भाई देखो डॉट प्रोडक्ट लेना सबसे आसान काम होता है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर करना कुछ भी नहीं होता। क्या करते हैं भैया डॉट प्रोडक्ट के अंदर, सिंपल तरीके से कि दो आमने सामने के कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से मल्टीप्लाई होगा, के से मल्टीप्लाई होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर यहां तक की बात क्लियर तो क्रॉस प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। देखो भाई ये जल्दी जल्दी मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ बेटा। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे एमसीक्यूज बिलियन डॉलर्स के हैं। ये भाई तुम्हारे सिर्फ आज तुम्हारे इंटरमीडिएट में काम नहीं आएंगे, कल को यूनिवर्सिटी में जाओगे वहां पे भी काम आएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे पहले तो आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और फॉर्मूला से भी पहले मेजर जो इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट है वो क्या चीज है कि भाई कभी भी दो वेक्टर्स के दरमियान अगर क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा, कभी भी दो पर्टिकुलर वेक्टर्स के दरमियान क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो आप सिंपल तरीके से किस कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। कि देखो लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास सिंपल तरीके से दो वेक्टर्स हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी एज्यूम कि भाई हमारे पास हमारा लेट सपोज यहाँ पे वाई ऑर्डिनेट आ रहा है, वाई एक्सेस आ रहा है, यहाँ पे हमारा जेड एक्सेस है, सही है ना भाई, और हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्स एक्सेस होगा। बेसिक चीज हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या होगा, एक्स एक्सेस होगा इस तरीके से। इधर कहीं पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स एक्सेस आ जाएगा, सिंपल इज डेट। यहाँ पर क्या आ गया, एक्स एक्सेस आ गया। तो हमने फॉर एग्जाम्पल अपना वेक्टर कंसीडर कर लिया, हमारे पास दो वेक्टर है, हमारा एक वेक्टर है वेक्टर ए, फॉर एग्जाम्पल अलॉन्ग दी वाई हमारा वेक्टर ए आ गया, और अलॉन्ग दी एक्स हमारा क्या आ गया, वेक्टर बी आ गया।
तो भाई सिंपल तरीके से वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो जो बेसिकली वर्किंग होती है वो वर्किंग कहलाती है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने की वर्किंग। तो भैया ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कभी भी हमारे पास अगर दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला तो अगेन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और आगे क्या होता है साइन थीटा। अच्छा ये थीटा कैसे निकालते हैं? देखो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो एंगल हमेशा हमारे पास आता है राइट हैंड रूल के ऊपर आ रहा होता है। अगेन आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं चल रही, मैं बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करना चाहता अपने लेक्चर को, मगर पॉइंट इज डेट कुछ बेसिक बातें बतानी होती हैं, तो इसलिए मुझे बताना जरूर समझता हूँ कि भाई ये एंगल कैसे आता है, थीटा जो दो वेक्टर्स के दरमियान का है ये आता है राइट हैंड रूल के ऊपर। ये आपको बेसिक कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। अच्छा हमारे पास यहाँ पे यू क्या होता है? हमारा यूनिट वेक्टर कह लीजिए, यूनिट वेक्टर अगेन वही होता है कि भाई यू कह लो कुछ भी कह लो उसे, कि अगर आप सिंपल तरीके से अपने ओरिजिनल वेक्टर को ऊपर रख के नीचे से मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अक्सर पूछ ली जाती है, अक्सर पता करने को आ जाती है, मेरे प्यारे शागिर्दों आपको बात मालूम होनी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं दो वेक्टर्स के दरमियान का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं तो याद रखिएगा ये कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ये कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस प्रोडक्ट ए, यानी कि कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। ऑन दी अदर एंड ये क्या होता है, कभी भी दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ये हमेशा बराबर होगा नेगेटिव ऑफ दी बी क्रॉस प्रोडक्ट ए के। उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे रीजन ये होती है कि भाई हम राइट हैंड रूल पे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है बी क्रॉस प्रोडक्ट ए के ऊपर आपकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाएगी। आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, तो इसलिए डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है यहाँ पे। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट डजंट फॉलो कम्यूटेटिव रूल, या क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये ओबे नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। अगेन देखो मेरे प्यारे शागिर्द तो बेसिक बात है मगर है बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा अगेन एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया देखो अगर क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब अचीव हमें होगा? तो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है 90 डिग्री के ऊपर। क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा आपके पास 90 डिग्री के ऊपर जब वेक्टर्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब वेक्टर्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपका ये मिनिमम कब होगा? जब आपका एंगल हो 0 डिग्री का, यानी कि वेक्टर्स उस वक्त कैसे अचीव हो रहे होंगे, हमारे पास वेक्टर्स उस वक्त होंगे पैरेलल। ये जुमला समझने की बड़ी जरूरत है क्योंकि देखो आपके पास जो फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का, ये फॉर्मूला क्या आ रहा है? ये फॉर्मूला आ रहा है ए इंटू क्रॉस प्रोडक्ट बी, किसके बराबर है? ए बी साइन थीटा, यानी कि थीटा के दरमियान का जो एंगल है। तो भाई देखो साइन 90 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है, जबकि साइन 0 हमेशा आपको मिनिमम वैल्यू देगा 0 के ऊपर। साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, जबकि साइन 90 बराबर होता है किसके? 1 के। तो भाई इस कॉन्सेप्ट को आपको मालूम होना चाहिए। काफी सारे एमसीक्यूज यहाँ पे कवर हो रहे हैं आपके कि भाई पहला एमसीक्यूज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर वेरीफाई नहीं करती है। दूसरे नंबर के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब आपका एंगल एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स विल बी 90 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम आंसर उस वक्त देगा जब एंगल दोनों वेक्टर्स दरमियान का 90 डिग्री होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर्स कैसे होंगे? वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। बल्कि जबकि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम वैल्यू कब देगा? जब एंगल दोनों के दरमियान, दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 0 डिग्री है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम आंसर देगा। यानी कि वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? वेक्टर्स पैरेलल होंगे। वेक्टर्स कैसे होंगे मेरा बेटा? वेक्टर्स पैरेलल होंगे, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम आंसर देगा। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कहेगा कि आई डॉट आई क्रॉस प्रोडक्ट आई किसके बराबर होगा? भाई याद रखिएगा सिमिलर वेक्टर्स का, सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। जबकि मेरे प्यारे शागिर्दों तो याद रखिएगा इस बात को कि अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है द रिमेनिंग थर्ड वन के, यानी कि आई क्रॉस प्रोडक्ट जे का आंसर क्या होगा? के बराबर होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जे क्रॉस प्रोडक्ट के का आंसर किसके बराबर होगा? रिमेनिंग वन के आई उसके बराबर होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं के क्रॉस प्रोडक्ट आई का आंसर किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा जे के। यानी कि याद रखिएगा सिमिलर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है किसके? 0 के। सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के। अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है थर्ड क्वांटिटी के, यानी कि आई इंटू जे का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होगा के। जे इंटू के का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होगा आई के इंटू आई का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होगा जे के। अच्छा एक एमसीक्यूज है यहाँ पे, एक और एमसीक्यूज है। पेपर में बहुत दफा एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि जे क्रॉस प्रोडक्ट आई की वैल्यू बताइए। अब अक्सर बच्चों को मालूम ही नहीं होती, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जे क्रॉस प्रोडक्ट आई की वैल्यू क्या होगी।
अक्सर बच्चे लिखकर आ जाएंगे के, अक्सर बच्चे लिखकर आ जाएंगे के, हालांकि के नहीं होगा मेरा बेटा। याद रखिएगा हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आपके पास जो आई जे के कंपोनेंट्स हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो करते हैं। ये क्या फॉलो कर रहे हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो कर रहे हैं। अगर हमारे पास क्या हो, जे इंटू आई का मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं जे इंटू आई का, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा साइन क्या होता है? नेगेटिव का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं के क्रॉस प्रोडक्ट जे की वैल्यू बताइए, तो के क्रॉस प्रोडक्ट जे की वैल्यू क्या होगी? देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज से हमेशा आंसर क्या होता है? थर्ड वन तो आएगा मगर नेगेटिव के साइन के ऊपर होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं के आई इंटू के की वैल्यू, मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए आई इंटू के का क्रॉस प्रोडक्ट। देखो आंसर जे तो होगा आई इंटू के का, मगर कैसा होगा? चूंकि आपकी रोटेशन आपकी बारी में एंटी क्लॉकवाइज है, आई से के ऊपर जा रहे हो, आंसर क्या होगा? नेगेटिव ऑफ जे। आंसर क्या होगा? नेगेटिव ऑफ जे। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे होते हैं। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। कहने का मकसद क्या है कि देखो यहाँ पे छोटी छोटी बातें होती है पेपर में आपसे पूछी जाएंगी। अगर आपने लेक्चर्स की तैयारी कर ली तो बाखुदा आपको किसी कोचिंग माफिया के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कल को एप्टीट्यूड के लिए। आपकी इंटर के अंदर भी 100 नंबर कंफर्म है, आपके एप्टीट्यूड में भी 100 नंबर कंफर्म है। आपने अगर इन कॉन्सेप्ट्स को लेक्चर तरीके से ले लिया, तो मेरे प्यारे शागिर्दों को इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो खुद भी लेक्चर को लेना है, अपने कजन के साथ भी शेयर करना है, अपने कॉलेज के फेसबुक व्हाट्सएप के अपने कोचिंग के ग्रुप में भी लाजमी शेयर करना है, 10 दफा शेयर करना है। सही है ना भैया? तो ये काम लाजमी तौर पे आपने करना है। इतनी मेहनत का कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। अच्छा भाई, अब देखो बेसिक एमसीक्यूज अगर मैं आपको बताऊं ना, एक आध इसके ऊपर बड़ा मजे का एमसीक्यूज होता है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि बताइए आई इंटू जे मल्टीप्लाई बाय के। एग्जामिनर कहेगा बताइए इसका आंसर क्या है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि पहले जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? जे इंटू के का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होगा किसके? कि जे से के ऊपर जा रहा है, तो आंसर आ गया आई। और बाहर क्या मौजूद था? पहले से आई डॉट प्रोडक्ट आई था, तो आई डॉट आई की वैल्यू किसके बराबर होती है? वन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? वन के बराबर होती है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है आई इंटू डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट आई। क्या कहा मैंने? क्वेश्चन क्या आ गया? आई डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट आई। अब देखो के इंटू आई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? के इंटू आई का क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर होगा? के से आई पे अगर मैं जा रहा हूं, ये बराबर होगा जे के, तो सिंपल तरीके जे आ गया। और आई डॉट जे किसके बराबर होगा? अनसिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। अनसिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है किसके? जीरो के। सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो आपको चंद बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए भाई। ये बेसिक बातें हैं, ये बच्चों वाली बातें हैं, ये आप लोगों को मालूम होंगी। अगर मालूम होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं मालूम होगी तो बच जाओगे। बेसिक फॉर्मुलाज होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। जैसे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का आपको एक फॉर्मुला बताया कि भाई हमारा मेजर फॉर्मुला क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का? ये फॉर्मुला होता है ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट और इसके बेसिक फॉर्मुलाज आ रहे हैं। इसी फॉर्मुले को एक्सपेंड करवा दूं तो हमारे पास फॉर्मुला बन जाएगा कि भैया साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर है? वेक्टर ए इंटू क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। और आगे मुझसे कहा जाता है कि इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, इसका मैं क्या ले लूं? कंबाइंड मैग्नीट्यूड ले लूं, और नीचे डिवीजन के अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। ये सिंपल इसका क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक फॉर्मूला और आ रहा है, ये फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये क्या होता है भैया? सिंपल तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये हमारे पास सिंपल तरीके से होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इसी तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ सिंपल ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ इंटू ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के बराबर होता है। देखो ये बड़ी बेसिक बात है, तीन चार फॉर्मुला मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसलिए लिखे कि आपको आ जाए, इसलिए लिखे हैं भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आपको समझने की जरूरत है, बेसिक फॉर्मुलाज हैं। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और होता है कि भाई कोई भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। अगर आपसे कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई उस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताओ जो तुम्हारे वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो भाई लेट सपोज मेरा वेक्टर का जो प्लेन है वो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का है, तो भाई इसके परपेंडिकुलर के ऊपर जो यूनिट वेक्टर होगा क्या होगा? जाहिर सी बात है, ओरिजिनल वेक्टर को ऊपर लिखते हो, नीचे उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दोगे, नीचे उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करवा दोगे? डिवाइड करवा दोगे। देखो बेसिक बातें आपने सारी इंटरमीडिएट साइड पे पढ़ी हुई है। समझेगा आपके सामने एक क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन लेकर आते हैं। यार देखो ये एक एमसीक्यूज है, आपसे आपको दो वेक्टर्स की वैल्यूज गिवन है। अब फॉर एग्जांपल आपसे एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि भैया इसका यूनिट वेक्टर निकाल के बताइए, इस प्लेन के अगेंस्ट जो यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर की वैल्यू बताइए। या फिर एग्जामिनर आपसे कहता है कि सिंपल तरीके से आप बता दीजिए, लेट सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म करके बताइए। या आपको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तीनों चीजें फाइंड कर लेते हैं, मसले की बात नहीं है भाई। अच्छा देखो अगर आपको दो पर्टिकुलर वेक्टर्स गिवन है और आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है?
याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने सिंपल इनको क्या करवाना होता है, मैट्रिसेस की फॉर्म में, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना होता है। डिटरमिनेंट की फॉर्म सबको मालूम है, दो कर डंडे बना दिए। अब देखो, पहली वाली जो रॉ होती है उसके अंदर आपने आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट को रखना है। अब देखो आपके पास जो पहला वेक्टर है वो क्या है, 2i-6j-3, तो क्या बन गया, 2 माइनस का 6 माइनस का 3। उस कंपोनेंट के अंदर उसका कोफिशिएंट आ गया, 4i+3j माइनस के है, तो आई 4i के अंदर, आई के नीचे 4 की वैल्यू आ गई, जे के नीचे 3 की वैल्यू आ जाएगी, और के नीचे नेगेटिव का 1 आ गया। सिंपल तरीके से इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म पे ओपन करेंगे, यानी कि डिटरमिनेंट जिस तरह ओपन करते हैं वैसे ओपन करेंगे। पहली वाली एक्सपेंशन बाय रॉ वन कर रहा हूं, तो सिंपल तरीके से आई बाहर चला गया, बाकी के चार नंबर्स कौन से बचे, -6 -3 3 और -1। नेक्स्ट वैल्यू आएगी नेगेटिव के साइन के ऊपर, ये जे जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है, सब इग्नोर। बाकी के चार नंबर 2 4 -3 -1 बचा। नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है प्लस का, के की वैल्यू कैसे लोगे बढ़िया, के जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रॉ में आ रहा है उसको ले लिया जाएगा, बाकी के तमाम नंबर्स इग्नोर। के जिस कॉलम जिस रॉ में आ रहा है उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, बाकी के तमाम नंबर्स आप सब ले लोगे। तो क्या बन गया, 2 4 -6 और 3, 2 4 -6 और 3। सिंप्लीफाई कर दो इसको, देखो बेटा आई का आई एज इट इज, यहाँ पे क्या बन जाएगा, -6 इंटू -1, सिंपल तरीके से प्लस का 6, एक माइनस का साइन फॉर्मूले का, 3 इंटू -3, नेगेटिव का 9, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 9 हो जाएगा। आगे चलते हैं, माइनस का जे एज इट इज, नेगेटिव का 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से नेगेटिव का 2, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, 4 इंटू -3, नेगेटिव का 12, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 12 बन गया। आगे क्या हो जाएगा, प्लस का के एज इट इज, 3 2 6, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, 4 इंटू 6 24, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 24। सिंप्लीफाई करवा दो इसको, क्या बन जाएगा, 6 + 9 15, 15i, -2 + 12 प्लस का 10 और नेगेटिव का 10j, नेगेटिव का 10j बन गया। आगे क्या हो जाएगा, 6 + 24 30, तो 30k बन गया। तो ये आपके पास सबसे पहले वैल्यू आ गई किसकी, ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी की वैल्यू आ गई। ए वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले आ गई। अब देखो, हमें जो भी चीज फाइंड करनी है उसमें चूंकि हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, तो मैं इसका कंबाइंड मैग्नीट्यूड भी ले लेता हूं। कंबाइंड मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे मेरा बेटा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी के कंबाइंड मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाएगा, सिंपल तरीके से जो भी क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आई है उसका कंबाइंड मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो भैया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस का साइन एडिडिस। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वही होता है, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 15 स्क्वायर माइनस के 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा। कैलकुलेटर मौजूद है आपके पास, सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बन रहा है आपके पास, जो भी बन रहा होगा भाई कोई भी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर मौजूद है, डाल के चेक कर लो यार। 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है मेरा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 35 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 35 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, सही है ना भैया। तो अब देखो, लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कह रहा था कि भैया, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालो। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमारे पास यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी। अक्सर एग्जामिनर ये आपसे सिर्फ ये जुमला दे देगा कि भाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी, आपको दो वेक्टर्स गिवन है, आपसे क्या कहा जाएगा, फाइंड दी वैल्यू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी। अक्सर एग्जामिनर एमसीक्यू जैसे दे देता है, तो भाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी का मतलब क्या है कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। अक्सर ये एमसीक्यू पेपर के अंदर ऐसे पूछा जाता है, सही है ना भाई, कि एग्जामिनर कह देगा कि भाई देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड दी वैल्यू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी, सही ना, फाइंड दी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी। अभी इसका मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि भैया ऊपर आप सिंपल तरीके से अपने ओरिजिनल वेक्टर को डाल दोगे और नीचे उसका कंबाइंड मैग्नीट्यूड होता है, नीचे उसका कंबाइंड मैग्नीट्यूड होता है। तो भैया देखो आपके पास वेक्टर की वैल्यू क्या आई, ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी की वैल्यू किसके बराबर आई, 15i माइनस का 10j प्लस के 30k के बराबर। और नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है सिंपल तरीके से मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर है, 35 के बराबर है। तो हमारे पास क्या बन गया, 35 नीचे आ गया। सिंप्लीफाई करने के ऊपर आंसर आ जाएगा इसको, मतलब इसको चाहो तो एलसीएम ब्रेक कर दीजिएगा। अच्छा, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, मुझे निकाल के बताओ यहाँ पर ऊपर हमें क्या निकला था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो भाई देखो, अगर एग्जामिनर इसी क्वेश्चन पे आपसे पूछ ले कि मैं आपको 2 से 3 एमसीक्यू एक साथ सॉल्व करवा रहा हूँ, एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, तो मुझे मालूम है भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू ए एंड बी के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो भाई देखो, मेरे पास ए इंटू बी के क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर आई, 35 के बराबर है, तो 35/2 क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कहता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा भैया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिंपल तरीके से बराबर होगा, किसके बराबर होगा सर, मेरे प्यारे शागिर्दों, ये बराबर होगा हमारे पास सिंपल ए इंटू बी के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो सिंपल आंसर क्या होगा, 35 के बराबर होगा। फॉर्मुला आपको लिखवाया है ना मेरा बेटा, सिंपल उसके बराबर होगा। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है।
भाई इस तरह हमारे पास कई सारे फॉर्मुलाज एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आपको बेसिक फॉर्मुलाज आने चाहिए, पेपर में आ जाते हैं। अच्छा, चंद बेसिक बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज भी पेपर के अंदर एमसीक्यूज आपको बहुत ज्यादा मिलेगा कि भाई दुनिया में वो कौन सा एंगल होता है जिसके ऊपर ए डॉट बी और ए क्रॉस प्रोडक्ट बी की वैल्यू बराबर आ जाती है। दुनिया में वो कौन सा मोमेंट है, दुनिया में वो कौन सा मोमेंट है जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यूज बराबर कंसीडर होंगी, दुनिया में वो कौन सा एंगल होगा। याद रखिएगा थीटा की वैल्यू 45 होता है। अगर थीटा की वैल्यू 45 होगी, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं, तो आपस में ये दोनों सब्स्टिट्यूट करवाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा थीटा की वैल्यू 45 के ऊपर ये दोनों वैल्यूज क्या होती है, हमेशा आपस में बराबर होंगी। थीटा की वैल्यू 45 के ऊपर ए डॉट बी और ए क्रॉस प्रोडक्ट बी क्या होगा, हमेशा आपस के अंदर बराबर होगा। आपको ये बेसिक बात मालूम होनी चाहिए मेरे बेटा। क्लियर है यहाँ तक की बात? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की? तो बेटा अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ये कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अगेन इसका बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला कैसे कराते हैं? भाई देखो सिंपल तरीके से, जो दो वेक्टर्स एक दूसरे पे प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, सबसे पहले ऊपर उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, और नीचे डिवीजन में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन की जा रही होती है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होती है, उसका नीचे डिवीजन में मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। लेट सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर बी वेक्टर ए के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, तो भाई फॉर्मूला कैसे बनेगा? सिंपल तरीके से ऊपर तो आप क्या करोगे, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, ऊपर तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाएगा, और नीचे डिवीजन में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है, सिंपल तरीके से उसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर एफ है, आपके पास एक वेक्टर डेल्टा आर है, सही है ना? दोनों एक दूसरे पे प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि एफ प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहे हैं डेल्टा आर पे, तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा एफ इंटू डेल्टा आर का किसके बराबर, ऊपर आ जाएगा एफ और डेल्टा आर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे डिवीजन में डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर, कोई परेशानी की बात नहीं है। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे शागिर्दों? बहुत सिंपल सी चीज है, सही है ना भैया? तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिक सा। इसी तरीके से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है, ये कहलाता है वर्क डन का कॉन्सेप्ट। भाई वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको भी जरा समझ लीजिए कि लेट सपोज आपके पास अगर पेपर में पूछ लिया जाए वर्क डन, तो मेरे प्यारे शागिर्दों वर्क डन का भी डॉट प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स इनटू डेल्टा आर। दोनों बातें एक ही हैं। कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके ऊपर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेट सपोज मुझे एग्जामिनर ने दो वेक्टर्स दे दिए। अगेन ये एमसीक्यूज पेपर में बहुत दफा पूछे जा चुके हैं, और आपके पेपर में भी आने के 100% चांसेस है, क्योंकि आपकी किताब में कॉन्सेप्ट मौजूद है। कि लेट सपोज आपसे कहा जाता है कि आपके पास एक वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है आई माइनस का 2j प्लस का के, और वेक्टर बी की वैल्यू आपको गिवन है 4i माइनस का 4j प्लस का 7k। सबसे पहले नंबर के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि वेक्टर ए प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहा है वेक्टर बी पे, सॉल्व करके बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। भाई देखो सिंपल तरीके का कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम है कि ऊपर इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, तो ऊपर इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो आई माइनस के 2j प्लस के का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया जाएगा? वेक्टर बी के साथ, 4i माइनस का 4j प्लस के 7k के साथ। और नीचे डिवीजन में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन की जा रही होती है उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है। नीचे डिवीजन में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन, किसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है? ये हो रही है हमारे पास 4i माइनस 4j प्लस 7k के ऊपर, तो 4 का स्क्वायर प्लस का साइन नेगेटिव 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा ये? ऊपर आप सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो i इंटू 4i, 4 इंटू 4, 4 इंटू 1 4 हो गया, -2 माइनस का 4, -2 माइनस का 4 प्लस का 8, 4 2 8 प्लस का 1 इंटू प्लस का 7 प्लस का 7 इट इज। नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा? नीचे डिवीजन में 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 7 का स्क्वायर 49। क्या बन गया आपके पास? ऊपर बन गया 4 प्लस 8 प्लस 7, ऊपर आ गया हमारे पास सिंपल तरीके से 19। नीचे क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 49 81। 81 किसके बराबर होता है? 9 के बराबर होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 19/9 आ गया। देखो ये आपको मैं कुछ एमसीक्यूज ऐसे करवा रहा हूं जो कि रैपिड फायर क्वेश्चंस है। रैपिड फायर क्वेश्चन यानी कि अभी हमने किताब के रिव्यू एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू सॉल्व नहीं करे, बट इनको अगर आपने सॉल्व कर लिया, अगर आपने लेक्चर के पहला हिस्सा जो मेरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेक्चर का हिस्सा होता है, अगर आपने उसकी तैयारी कर ली, यकीन मानिए आपके लिए जो किताब के एमसीक्यूज है या जो आपके इंटर के एमसीक्यूज है वो बिल्कुल हलवा बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सही है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से देखो लेट सपोज वर्क डन का कॉन्सेप्ट आ जाए, आपको दो वेक्टर्स गिवन हो, एक अच्छा तो भाई अब देखिए आपके पास सिंपल तरीके से लेट सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें आपको फोर्स के वेक्टर की वैल्यू गिवन है, आपको फोर्स के वेक्टर की वैल्यू दे दी जाती है, और साथ ही मैं आपको दो पोजीशन वेक्टर्स दे देता हूं। एक मैं आपको दे देता हूं R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 3, 2, -1,
और आपके पास R2 की वैल्यू आ रही है सिंपल तरीके से 2 कॉमा -1,4। भाई ऐसे क्वेश्चंस भी एज एन एमसीक्यू आ सकते हैं कि आपके पास सिंपल तरीके से क्या कहा जाता है, कहा जाता है फाइंड दी वर्क डन इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फाइंड दी वर्क डन इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वेयर R1 इज 3,2,-1, 2 2,-1,4 in a force of a field given by F is equal to 4i minus 3j plus का 2k। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, बट अगेन आपकी किताब में भी इस तरह का क्वेश्चन मौजूद है। सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे करोगे? देखो भाई, आपको मालूम है, आपको अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डेल्टा आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो यहाँ पे दो आर की वैल्यूज गिवन है, तो मेरे प्यारे शागिर्दों यहाँ पे क्या निकाल लोगे? डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास डिफरेंस। सिंपल तरीके से R2 माइनस R1 करके आप डिफरेंस निकाल लोगे। भाई R2 माइनस R1 करोगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? डिफरेंस। R2 की वैल्यू क्या है? अच्छा, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा? 2i माइनस का 1j प्लस का 4k माइनस का साइन डिफरेंस का, आगे क्या है? R1 की वैल्यू। R1 की वैल्यू है आपके पास 3i प्लस का 2j और माइनस का 1k। सही है ना भैया? सिंप्लीफाई करवा दो, दो में से तीन जाएगा, क्या बचेगा? नेगेटिव का 1i माइनस का 1j माइनस का 2j, माइनस का ब्रैकेट जब ओपन होगा तमाम साइंस कन्वर्ट हो जाएंगे ना मेरा बेटा। तो माइनस का 1j माइनस का 2j क्या बन जाएगा? माइनस का 3j प्लस का 4k प्लस का 1k क्या बन जाएगा? प्लस का 5k। कैसे? क्योंकि देखो जब प्लस का 4k और माइनस माइनस प्लस का 1k तो क्या बन जाएगा? प्लस का 5k। तो डेल्टा आर की वैल्यू आ गई। अब आप सिंपल तरीके से इसका फोर्स के साथ क्या ले लोगे? डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, आंसर आ जाएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बहुत सारे आ रहे होते हैं। देखो बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल तरीके से आपको वर्डन की वैल्यू निकालनी है। वर्डन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। फोर्स आपको गिवन है, आपसे क्या कहा जाता है? आपसे कहा जा रहा है कि भैया आपको सिंपल तरीके से R1 R2 दो पोजीशन वेक्टर गिवन थे, आपने सिंपल तरीके से उनका डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? R2 माइनस R1 करते हुए। तो आपके पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट लेने के ऊपर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों? एक बड़ा बेसिक से तरीकेकार है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर यहां तक की बात क्लियर है तो हम आगे मूव कर सकते हैं। अगर आप तमाम बच्चों को यहां तक की बात, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा बेटा हमारे पास आता है, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मायने क्या होते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि आपके पास कोई भी दो पर्टिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा और थर्ड वेक्टर का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटू डॉट प्रोडक्ट सी। सिंपल सी बात है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि ए डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट सी, बात दोनों में एक ही रहेगी। सही है ना भैया? कहने का मकसद क्या है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मायने क्या होते हैं कि दो पर्टिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाना और जो आंसर है उसका आप तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। ये सिंपल सी बात होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, इसको लिखने का बड़ा स्टैंडर्ड तरीका होता है। इसको अक्सर किताबों के अंदर अक्सर जगहों पे ऐसे लिखा जाता है। अब बहुत से बच्चों को मालूम ही नहीं होती सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। या इसको ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। इसके मायने क्या है भाई? ये वेक्टर ए है पूरा का पूरा, इसके अंदर इसके अपने कंपोनेंट्स होंगे ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। वेक्टर बी है ये पूरा का पूरा, इसके अपने कंपोनेंट्स होंगे बी आई बी जे बी के। ये वेक्टर सी है, इसके अपने कंपोनेंट्स होंगे सी आई सी जे सी के। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि वेक्टर ए किसके बराबर है? देखो वेक्टर ए के अपने कंपोनेंट्स है, ए आई होगा इसके पास ए जे होगा इसका अपने, इसके पास ए के होगा। वेक्टर बी जो होता है इसके पास अपने कंपोनेंट्स होते हैं, बी आई भी होगा इसके पास, बी जे भी होगा प्लस का बी के भी होगा। ये तीन इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं भैया। तो जब ये ओपन होते हैं तो इस फॉर्म में ओपन होती हैं। सी आई भी होगा इसके पास, सी जे भी होगा इसके पास, सी के भी होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपके सामने टर्म लिखी हुई होती है बड़ी मासूम सी टर्म लगती है बच्चों को, ये क्या होती है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जब ओपन होता है, ये ओपन इस फॉर्म में होता है, ए आई प्लस का ए जे प्लस का ए के। सही है ना भैया? इसी तरीके से बी आई बी जे बी के 3/3 की फॉर्म पे ओपन होता है, सी आई सी जे सी के। ये इस फॉर्म पे हमेशा क्या होता है मेरा बेटा? ओपन होता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है मजे मजे के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसकी एप्लीकेशन दिखाऊं, इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन दिखाऊं, अक्सर पेपर में आपको मिलेगा। आपकी किताब के अंदर 5 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन भी आता है, मगर बहुत दफा ये एप्टीट्यूड लेवल पे भी एमसीक्यूज पे आता है, और ये सिंपल तरीके से हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एमसीक्यूज के ऊपर आता है, और ये आपके इंटर लेवल पे भी एमसीक्यूज के तौर पे आता है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया ए प्लस बी, आगे कहा जाएगा बी प्लस सी, आगे कहा जाएगा सी प्लस ए। तो भाई देखो हमें ये क्या गिवन है, अब आपको मैंने डिटेल में बता दिया ये कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आ रहा है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ रहा है। किसका क्वेश्चन आ रहा है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो नॉर्मल अगर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा ना, तो टीचर्स बताते हैं कि भाई इसको कैसे ओपन करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ओपन करोगे, पहले ए प्लस बी को ब्रेक करोगे, दो मैट्रिसेस बन जाएंगे, फिर अगली दफा बी प्लस सी में से बी को अलग ब्रेक करोगे, सी को अलग करोगे, फिर दो अलग फर्दर मैट्रिक्स बन जाएंगे, फिर फर्दर ब्रेक करवाओगे,
ये आप करते हो डिटेल के, जब आपका क्वेश्चन थ्योरी के अंदर आएगा 5 नंबर के लिए। एमसीक्यूज पे करने की इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। याद रखिएगा ये शॉर्ट ट्रिक आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा, सही है ना? अभी आप सर हाशिम बाबू खाली सिखा रहे हैं, अगर आप उनसे पढ़ लो तो मैथ्स एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट होता है जिंदगी में, याद रखिएगा। आपको कभी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ जाए, आपको कहा जाता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो सबसे पहले आपने क्या लेना है, डिटरमिनेंट का सिंबल बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ, डिटरमिनेंट का सिंबल बनाओ। इसके बाद आपने देखो, आपको ये बात मालूम है ये एक इंडिविजुअल वेक्टर है। ये क्या है, ये इंडिविजुअल वेक्टर है, ये एक अलग वेक्टर है, सही है ना? आपको मालूम है। आप देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन है इसमें कितने वेक्टर्स और कितनी तरह के वेक्टर्स आ रहे हैं। मुझे एक बात साफ तौर पे दिख रही है कि इस क्वेश्चन में 3 तरह के वेक्टर्स आ रहे हैं, ए बी और सी। यानी कि इसके अंदर 3 डिफरेंट तरह की क्वांटिटीज आ रही है ना, ए बी और सी। तो आपने पहला काम क्या करना है, डिटर्मिनेंट के डंडे बना लिए। इसके बाद ये छोटे से आप ये लिख दीजिए। आप सिंपल तरीके से छोटा सा करके छोटे से ब्रैकेट के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में ए बी सी को लिख दिया मैंने। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई ये जो पहला वाला वेक्टर है, जो पहला वाला वेक्टर है, जाहिर सी बात है ये आपके पास क्या है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी जब ओपन होगा तो भाई मुझे बात मालूम है इसके पास आई कंपोनेंट भी है। यानी कि जो पहला वेक्टर ये आ रहा है इसके पास आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है, मगर के कंपोनेंट नहीं है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि इसके पास 1 मौजूद है आई के लिए, जे के लिए भी 1 मौजूद है, मगर सी की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। देखो ये आई हो गया, ये जे हो गया, के हो गया। इसके पास यहाँ पे आई भी है, जे भी है, मगर सी नहीं है। जो सेकंड वेक्टर आ रहा है इसके पास देखो क्या वैल्यू है, बी प्लस सी। बी प्लस सी के मायने क्या हुए कि इसके पास ए की वैल्यू नहीं है, यानी कि आई कंपोनेंट नहीं है। बी की वैल्यू इसका मतलब जे है और सी है, इसके पास है ना, के है। इसी तरीके से थर्ड वेक्टर जो आ रहा है इसके पास सी प्लस ए है। सी प्लस ए का मतलब क्या है, इसके पास आई कंपोनेंट भी है, के कंपोनेंट भी है। आई कंपोनेंट का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, के का 1 हो जाएगा। और चूंकि इसके बाद बी नहीं है तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब आप सिंपल इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करवाओगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर होगा। कैसे, आइए सिंप्लीफाई करवा के चेक कर लेते हैं कि भाई 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे लेते हो। 3/3 का डिटरमिनेंट लोगे, 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पे पहली रो का पहला एलिमेंट ले लिया आपने, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर रहे हैं क्योंकि। तो भाई जिस कॉलम में रो में आ रहा है सब इग्नोर, क्या बचेगा, 1 1 0 1 बच गया। नेक्स्ट एलिमेंट लोगे -1 के ऊपर, ये 1 जिस पर्टिकुलर कॉलम में रो में आ रहा है सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर 0 1 1 1। नेक्स्ट नंबर 0 है तो वो क्या है, 0 1 1 0। सिंप्लीफाई करवा देंगे, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो गया 1 1 1 माइनस का 0 1 0। आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 1 इट इज 1 0 0 1 1 1। आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 0 0 इंटू 0 माइनस का 1 1 1। सिंप्लीफाई करवा दो इसको, क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे 1 का 1 इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस का 1 माइनस का 1, तो -1 प्लस का 1 हो जाएगा। और ये तो वैसी पूरी टर्म खत्म हो गई। तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू ए बी सी, 2 इंटू ए बी सी। विद इन सेकंड्स के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे शागिर्दों, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, आसानी हो जाएगी। ताकि देखो, लेट सपोज अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया किसी बच्चे को, आइए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक डिफरेंट क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं -2i प्लस का के, -2i प्लस का के, यहाँ पे ले लेता हूं आई, यहाँ पे ले लेता हूं माइनस का आई प्लस का 2j। बस इतना ही ले लेते हैं, ओके। मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपके पास ये क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, क्या आएगा, इसको सॉल्व करवाओ, एक्सपेंड करवाओ। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको नॉर्मल मेथड में एक्सपेंड करवाने चले जाएंगे, जो कि लेंदी मेथड है। आसान शॉर्टकट मेथड क्या होता है, आपने सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले देखो इस मैट्रिक्स जो आपको गिवन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें कितनी तरह की क्वांटिटीज आ रही हैं। मुझे साफ दिख रहा है आई आ रहा है, के आ रहा है और जे आ रहा है, 3 डिफरेंट तरह की क्वांटिटीज आ रही हैं। यानी कि एक आई है, एक जे है, एक के है, तो ऑर्डर वाइज मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करना है, डिटरमिनेंट का सिंबल बनाऊंगा। देखो जो पहला वाला वेक्टर है इसके अंदर मुझे आई कंपोनेंट गिवन है, के कंपोनेंट गिवन है, जे नहीं गिवन। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, -2, जे की वैल्यू 0 हो गई, के की वैल्यू 1 हो गई। सेकंड वेक्टर के अंदर सिर्फ आई गिवन है तो 1 आ जाएगा, बाकी दोनों 0 हो गए। और हमारे पास जो थर्ड वेक्टर आ रहा है इसके अंदर देखो आई -1 हो गया, जे 2 हो गया, और के की वैल्यू गिवन ही नहीं है तो 0 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, बेसिक फॉर्म के ऊपर। क्या बेसिक फॉर्म होती है मेरा बेटा, सिंपल इसको एक्सपेंड करवाएंगे। अगेन डिटरमिनेंट लेना, डिटरमिनेंट कैसे ओपन करोगे, तो देखो माइनस का 2 एडिट आ गया, ये 0 आपके पास सिंपल तरीके से 0 0 2 और 0। नेक्स्ट वैल्यू वैसी 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर प्लस का 1 आ गया, आगे क्या हो गया 1 0 -1 और 2। सिंपल डिटरमिनेंट को ओपन करवा दिया। फर्दर सॉल्व करवा लेते हैं, माइनस का 2 एडिट, ये भी खत्म हो जाएगी पूरी वैल्यू। ये भी 0 से मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा फाइनली, ये बच गया प्लस का 1 एडिट, 2 1 2, और ये भी खत्म हो गया। खाली 2 बच रहे हैं यहाँ पे भी। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी, 2 इंटू आई जे के। क्या आ जाएगा, 2 इंटू आई जे के। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, विद इन सेकंड्स के अंदर ये चीज सॉल्व हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का फॉर्मूला क्या है, ये है v इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहा मैंने, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है v इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का फॉर्मूला। कि भाई देखो सिंपल तरीके से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड किसके बराबर होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि आपसे एग्जामिनर आपको जो है ना
तीन वेक्टर्स दे देगा। लेट सपोज एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आप बाद में लिख लीजिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड हुज थ्री एजेस आर। वेक्टर ए की वैल्यू उसने आपको दे दी 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। वेक्टर बी की उसने आपको वैल्यू दे देगा i प्लस का 2j, और वेक्टर सी की वैल्यू दे देगा 3i माइनस का 2j प्लस का 2k। एग्जामिनर मांग क्या रहा है आपसे? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। तो ये एक एमसीक्यूज पेपर में बहुत आता है कि आपको तीनों वेक्टर्स दे देगा, कहेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड निकालो। बहुत सिंपल सी बात है, आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड किसके बराबर है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि वेक्टर एक आपने रॉ 1 में एक्सपेंड करवाना है, वेक्टर 2 रॉ 2 में एक्सपेंड होगा, वेक्टर 3 रॉ 3 में एक्सपेंड होगा। सिंपल इज दैट। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 2 माइनस का 3 प्लस का 1। आपके पास वेक्टर बी में के की वैल्यू नहीं है तो के की जगह पे 0 आ जाएगा, बाकी दो वैल्यू लिख दीजिए। आई का कंपोनेंट क्या होगा? 1, जे का 2, के का 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 2। इसको आप सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट निकालोगे, जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड की वैल्यू होगी। मुझे डिटरमिनेंट निकलवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो आपको खुद से आना चाहिए। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपको बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है कि भाई सिंपल तरीके से किस तरीके डिटरमिनेंट निकालोगे, ऊपर भी दो जगह सिखा चुका हूं, सही है ना भाई? सिंपल तरीके इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। बेसिक क्वांटिटीज है, बेसिक तरीके कार है, क्लियर है भैया? इस तरीके से आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास तीसरी क्वांटिटी होती है, इसको कहते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स। मेरे प्यारे शागिर्दों, कोप्लेनर वेक्टर्स भी बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। देखो कोप्लेनर वेक्टर्स के मायने क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स कहा जाता है ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हो, उन्हें कहा जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। यानी कि ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हो। अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट ये है, हमेशा याद रखिएगा, अगर कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे यानी कि एक ही प्लेन पे वेक्टर्स लाई कर रहे होंगे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपके वेक्टर्स कैसे हो? कोप्लेनर हो, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड क्या होता है? 0 के बराबर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 0 इज इक्वल टू ए बी सी, यानी कि 0 इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। 0 इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे तो कोप्लेनर वेक्टर्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। ये एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अक्सर पेपर में आ जाता है कि भाई इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड इज डैश। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, 0 के बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 0 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, उसकी वैल्यू ओपन कर दी एबीसी। अब इसके क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जल्दी से कोई क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि हम फिर रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पे जा सकें। क्या देखो, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन है 2i माइनस का के, 2i माइनस का के। आपको वेक्टर ए की वैल्यू गिवन थी, वेक्टर बी की आपको वैल्यू गिवन है, वेक्टर बी की आपको वैल्यू गिवन है फॉर एग्जाम्पल 2j माइनस का आई, और वेक्टर सी की आपको वैल्यू गिवन है फॉर एग्जाम्पल 3i प्लस का aj। एग्जामिनर आपसे क्या कहता है? कहता है कि भैया if these vectors are coplanar, if these vectors are coplanar find the constant a, if these vectors are coplanar find the constant a। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर आपको एमसीक्यूज के अंदर दिखेगा, बेताशा टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे? देखो जब एग्जामिनर ने कह दिया कि वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर है, तो हमें मालूम है कि भैया सिंपल तरीके से 0 इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 0 इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कैसे सॉल्व करोगे? 0 का 0 एड। भाई वेक्टर ए की वैल्यू क्या है? वेक्टर ए है 2i माइनस का के, जे नहीं है इसके पास, तो सिंपल i कंपोनेंट आ गया 2, जे कंपोनेंट नहीं है 0 हो गया, के कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव का 1। वेक्टर बी की वैल्यू क्या है? 2j माइनस आई। अक्सर बच्चे इतने जाहिल होते हैं, ए के अंदर 2 डाल दें, इसके अंदर आई की जगह पे 2 रख देंगे। अबे अल्लाह के बंदो, आई कंपोनेंट बाद में गिवन है तो उसकी वैल्यू बाद, उसकी आई की वैल्यू डालोगे आई के नीचे। भाई पहली वैल्यू आई की होती है, दूसरी जे की होती है, तीसरी के की होती है ना। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोलेंगे सर ये ऑर्डर में जे पहले आ रहे हैं, यहाँ पे जे पहले लिख देंगे। नहीं मेरा बेटा, एग्जामिनर इस तरह की चीज कंफ्यूज करने के लिए लेते हैं, मैंने जान के लिखी ये चीज। अब देखो आई की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का 1, जे का कंपोनेंट क्या है? 2, के नहीं है 0 आ गया। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास देन हमारे पास आ रहा है सी की वैल्यू क्या है? 3i प्लस का एजे। क्या है भाई? ए की आई की वैल्यू 3 और जे के ऊपर आ गया ए, और के का 0 का 0 एडिट। यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट ले लोगे। डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं मेरा बेटा? बहुत दफा सिखाया हुआ है कि भाई पहली रो के पहले एलिमेंट आप अगर सपोज कर रहे हो तो जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सब इग्नोर। क्या बचा? 2 0 a 0, देन माइनस का 0 है, 0 वाली वैल्यू आ रही है तो वैसे सारी टर्म 0 हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, बट चलो लिख देता हूँ। माइनस का 1 3 0 0, फिर प्लस, फिर क्या है? फिर अगला नंबर ऑल दो प्लस में होता है बट यहाँ पे जो नेगेटिव 1 है तो नेगेटिव 1 आ जाएगा। ये आ गया नेगेटिव का 1 2 3 और ए। तो भाई देखो सिंपलीफाई करवा लो, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, ए इंटू 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी पूरी टर्म 0 हो गई। तो क्या बचा? नेगेटिव का 1, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू नेगेटिव 1, नेगेटिव का ए, और नेगेटिव का 3 2 6 हो गया। क्या बन जाएगी वैल्यू आपके पास? ये हो जाएगी 0 इज इक्वल टू
जीरो इज इक्वल टू पॉजिटिव का ए, पॉजिटिव का सिक्स, वहां पे भेज दीजिए। ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? नेगेटिव के सिक्स के बराबर आ जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, नेगेटिव वन जब दोनों तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ए की पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? सिंपल तरीके से नेगेटिव के सिक्स के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो भाई देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, ये तीन तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसी से बाकी ये दो कॉन्सेप्ट लिंक कर रहे होते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हो गया, या आपके पास अल्लाह भला करे कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। तो बड़ी बेसिक बेसिक सी बातें हैं। अच्छा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, इसको भी समझ लेते हैं। बेसिक से हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको मालूम होना चाहिए आपको। आपकी किताब में मौजूद है, पेपर में आने के 100% चांसेस हैं। ये कहलाता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अगेन ये अब आपके पास है पैरेललोग्राम, कभी 3D शेप के ऊपर आ जाए उसको डिफाइन करवा रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो भाई वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैसे निकालते हैं? मेरे पास होता है एक ऐसी दुनिया में शेप जिसके अंदर तमाम उसकी साइड्स ट्रायंगुलर होती है, उसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1/6, 1/6 इंटू वेक्टर यू, वेक्टर एफ, वेक्टर एम कह लो, या इनको आप ये कह लो भैया यूसीएम कह लो, या इनको यू एम एन कह लो। बात एक है, कोई से भी तीन वेक्टर आप ले लो ना। फॉर एग्जाम्पल 1/6 इंटू वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, कोई से भी तीन वेक्टर हो सकते हैं। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है भैया? एक ऐसी फिगर जिसकी तीनों साइड्स ट्रायंगुलर होती हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड होता है 3D के अंदर पैरेललोग्राम का होना। तो भाई टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 6। सिंपल आसान भाषा में अगर फॉर्मूला आपको याद करना है तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 6 होता है किसका? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला। क्लियर है भैया? सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ये अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है, मगर आप लोगों को आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। मेरे प्यारे शागिर्दों, हमेशा याद रखिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर कभी भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो, क्या कहा मैंने? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर कभी भी दो वेक्टर्स कैसे हो? पैरेलल हो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो, अगर दो वेक्टर्स कैसे हो? पैरेलल। किसके अंदर? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स अगर पैरेलल आ जाए तो याद रखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर होती है। अक्सर ये एमसीक्यूज पेपर में आ जाता है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इक्वल टू डैश। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, 120 होगा, 30 होगा। तो याद रखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है? मिनिमम, यानी कि जीरो। इसी तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, अगर कभी भी कोई भी दो वेक्टर्स, कभी भी दो अल्फाबेट्स, आसान भाषा में दो अल्फाबेट्स कह लो, दो वेक्टर्स कह लो, रिपीट हो रहे हो, अगर कभी भी दो वेक्टर्स या दो अल्फाबेट्स क्या हो रहे हो? रिपीट हो रहे हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, तब भी उस सूरत के अंदर हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए, वेक्टर 2a और वेक्टर सी, आपको कहा जाता है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करना है। याद रखिएगा, अगर कभी भी आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स क्या हो जाए? रिपीट हो जाए, तो ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर बी, नेगेटिव का 2b और सिंपल वेक्टर सी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? बी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट, अगर कभी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर्स रिपीट हो जाए तो आंसर क्या हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों? और तीसरी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट तीन प्रॉपर्टी वो पहले ही बता चुका हूं, कि अगर कभी भी आपके वेक्टर्स कोप्लेनर हो, अगर कभी भी हमारे वेक्टर्स कैसे हो? कोप्लेनर हो, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू वैसी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। वेक्टर्स अगर क्या हो? कोप्लेनर, वेक्टर्स कैसे हो? कोप्लेनर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। ये हम वैसे ही पढ़ चुके हैं। अच्छा भाई, एक और बेसिक प्रॉपर्टी होती है, आपको मालूम होनी चाहिए, कि अगर मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर कंपोनेंट्स गिवन हो, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो याद रखिएगा इसका आंसर किसके बराबर होगा? प्लस के वन के ऊपर होगा। मगर अगर इनका ऑर्डर चेंज हो, यानी कि जे पहले हो, आई बाद में हो, काउंटर क्लॉकवाइज से मूवमेंट हो, यानी कि इस तरीके से मूवमेंट हो कि आई पहले के पहले आ गया, फिर जे आ गया, यानी कि देखो मूवमेंट कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो उस सूरत में आंसर क्या होता है? नेगेटिव का वन होता है। सिंपल सी बात है। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों? ये बड़ी बेसिक बेसिक सी बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए, आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और अगेन पेपर में ये आ जाता है, आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास होता क्या है, कि भाई एक वेक्टर का डॉट लेना और दो वेक्टर्स का क्रॉस ले लेना, तो ये हमेशा बराबर होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, कि अगर आप एक ही सेम साइकिल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये बराबर होगा किसके? बी इंटू सी मल्टीप्लाई बाय ए के। सही है ना? ये बराबर होगा किसके? सी इंटू ए मल्टीप्लाई सी इंटू ए इंटू बी के। यानी कि अगर हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर साइक्लिक वे में सेम रहता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक वे के अंदर क्या रहता है? सेम रहता है।
कि भाई लेट सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी आ गया, ये वेक्टर बी आ गया फॉर एग्जांपल, कि वेक्टर ए से पहले बी पे जाएगा, बी से सी पे आया, फिर सी से ए के ऊपर आया। उसके एक आपके पास क्या चल रहा है यहाँ पे, एक मूवमेंट चल रही है हमारे पास। ये जो मूवमेंट आ रही है कैसी आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रही है। कैसी मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, याद रखिएगा इसके अंदर, इसके प्रोडक्ट के ऊपर। तो भाई वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट इंटू वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि बी क्रॉस प्रोडक्ट सी, ये बराबर होगा हमेशा किसके, सी मल्टीप्लाई बाय इंटू बी के, या ए मल्टीप्लाई बाय इंटू सी के। तो याद रखिएगा हमेशा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक वे में सेम रहता है। साइक्लिक वे में साइकिल चल रही है ना, पूरी एक साइकिल चल रही है, ए से बी से सी, बी से सी से ए, फिर सी से ए से बी, सही ना, साइक्लिक वे के अंदर हमेशा सिमिलर रहेगा। हमारे लेक्चर का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा, तमाम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, तमाम इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज को, तमाम इंपॉर्टेंट तरीन पॉइंट्स को, तमाम इंपॉर्टेंट तरीन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स और फॉर्मूलाज को समझ लिया। अब आपके पास अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर बात कर लें, तो हमारे पास जो किताब के पीछे की रिव्यू एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना आप चुटकी बजाने का काम होगा। देखो असल चीज, सारे जो पैसे हैं ना, वो जो कहते हैं ना पैसे किस बात के हैं, सारे पैसे इस लेक्चर के, जो लेक्चर मैंने आपको दिया है, ये जो इतना बड़ा लेक्चर आपको लग रहा है, हो सकता है किसी बच्चे के लिए मुसीबत लग रही हो, सॉरी इतना बड़ा लेक्चर हमने ले लिया। तो मेरा बेटा अगर इतना बड़ा आपने लेक्चर लिया ना, तो कल को ये आज आपको इंटरमीडिएट में भी काम आएगा, कल को एप्टीट्यूड के अंदर भी टॉप करोगे अगर आपने लेक्चर मेरा समझ लिया, लेक्चर आपने ले लिया। मेरे प्यारे शागिर्दों, इतने बड़ा लेक्चर बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है कि मैं रमजान में अपना इतना गला खराब करूं। बट आपकी मोहब्बत के अंदर ये बनाने की जरूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि देखो अगर मैं सिर्फ ये रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करवा दूं, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आपको फिर भी जो है ना किताब को कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको एट द एंड ऑफ द डे फिर भी किसी टीचर के पीछे पढ़ना पड़ेगा, यार सर वो समझ में नहीं आया, ये नहीं आता, वो नहीं आता। मेरे प्यारे शागिर्दों, जब मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया ना, अब आपके लिए हर चीज सॉल्व करना आसान है। अब आप हर चीज को इजीली सॉल्व कर सकते हो, चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो इंशाल्लाह ताला। कहने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे शागिर्दों, जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, ये कॉन्सेप्ट बिलियन डॉलर्स का है। देखो अगर मैंने इतनी मेहनत करी है, तो आपका फर्ज है कि इसको तरीके से समझना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, अपने कॉलेज के, अपने फेसबुक के, अपने पर्टिकुलरली कोचिंग के ग्रुप में लाजमी शेयर करना, बार बार शेयर करना, उन्हें बताना कि सर आशिम ने इतनी मेहनत से पढ़ाई भी है। क्योंकि देखो ये आपकी ना सिर्फ इंटर की तैयारी हो रही है, बल्कि कल को एप्टीट्यूड की तैयारी भी हो रही है। तो आपके एक चीज में दो मजे हैं, एक ही लेक्चर के अंदर दो मजे हो रहे हैं, इंटर भी एप्टीट्यूड भी। क्यों? क्योंकि देखो एप्टीट्यूड के अंदर जब 3 महीने के बाद कल नश की तैयारी करने के लिए जाओगे, तो भाई अनीस के अंदर, ये किसी भी मशहूर कोचिंग के अंदर, ये बहुत ही हराम का लूटते हैं, सही ना, सिंपल सी बात करता हूँ। 60,000 60-60 हजार रुपए एक बच्चे की फीस है। तो आपने ऐसा नहीं करना भाई, आपने अपने दोस्तों को बताना है कि फ्री के अंदर पैसे फेंकने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के आराम से यूट्यूब के थ्रू तैयारी कर सकते हो। भाई ये बच्चों को वहां बताने की जरूरत है, क्योंकि जो अमीर बच्चा है वो तो तैयारी आराम से कर लेगा किसी भी कोचिंग सेंटर में जाके, जो गरीब बच्चा है वो बेचारा तैयारी नहीं कर सकता, जो मिडिल क्लास बच्चा है वो तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी महंगाई है उस दौर के अंदर तैयारी करनी मुश्किल है। देखो मेरा विजन बड़ा सिंपल सा, बड़ा क्लियर है कि हर बच्चे को तालीम मिले। और तालीम कैसे मिलेगी, जब आपकी सपोर्ट भी होगी, मेरी सपोर्ट भी होगी। मेरी सपोर्ट ऐसी होगी, यार देखो मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं पूरी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। आपकी सपोर्ट ये कि यार आप इसको आगे शेयर करोगे। ये एक छोटी सी बात थी यहाँ पे करने की जरूरत थी, तो इसको चलो आगे मूव करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के ऊपर। अच्छा भाई, रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के ऊपर जब मूव कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं क्या एमसीक्यूज है भाई, ऐसे क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। पहला एमसीक्यूज, द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के। अरे भाई इसमें क्या मुश्किल बात है, ये तो हमारी क्लास के बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे सॉल्व करोगे मेरे चीतों इस क्वेश्चन को? आप बोलोगे सर बहुत ही आसान बात है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। आपको सिंपल तरीके से क्या गिवन है, एक वेक्टर आर गिवन है, तो हमने डायरेक्शन वेक्टर यूनिट वेक्टर पढ़ा हुआ है। तो भाई सिंपल तरीके से देखो, ऊपर तो ये वेक्टर ही आ जाएगा 2i प्लस का जे माइनस का के। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ऊपर आप उसी वेक्टर को रखते हो, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका नीचे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस के जे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नेगेटिव 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 + 1 6 बन गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2i प्लस का जे माइनस का के डिवाइडेड बाय √6। तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट बी represent the dash of a parallelogram with the adjacent sides of A and B। हमने क्या पढ़ा था भाई, किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है ना आपके पास। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, बराबर होता है कि A क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B और उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द A इंटू B के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला। भाई अभी मैंने आपको सिखाया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 6। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करेंगे भाई।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भैया वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट सी। अब देखो ये वाली चीज मैंने आपको पहले समझा दी है कि भाई ये आपके पास क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक वे में एक पर्टिकुलर सेम रहता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है साइक्लिक वे में क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। आपको खाली इसका साइकिल मालूम होना चाहिए कि ए बी सी काउंटर क्लॉकवाइज के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज से मूवमेंट कर रहा है, सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। तो भाई ये किसके बराबर होगा, ए डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट सी। देखो एक साइक्लिक वे चल रहा है ना, तो अगर आगे बी आ जाएगा तो बी डॉट प्रोडक्ट आगे क्या होगा, सारी सी बात है, अपोजिट एलिमेंट। बी के बाद क्या आता है, सी आता है, जो रिमेनिंग बच गया ए से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसके बाद वाली वैल्यू क्या होगी, अगर सी को मैं एज डॉट प्रोडक्ट के तौर पे रखता हूं तो आगे क्या होगा, पहली वैल्यू क्या है ए क्रॉस प्रोडक्ट बी। तो एक पैटर्न को फॉलो करें, देखो बी के बाद सी इंटू ए, या फिर सी के बाद ए इंटू बी, या ए इंटू बी इंटू सी, सिंपल तरीके की बात है। तो देखो ए डॉट प्रोडक्ट बी मल्टीप्लाई बाई सी किसके बराबर होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी डॉट सी, यानी कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी डॉट सी। सिंपल सी बात है, साइक्लिक वे में चलना चाहिए, सही है ना भाई। तो इसको अपने जहन में रखिएगा, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। कि देखो अगर आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर आपको गिवन है ए डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट सी, देखो एक पैटर्न है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। जैसे यहां पर है कि देखो यहाँ पे बी डॉट प्रोडक्ट गिवन था, तो बाद में क्या आया, फॉरन सी आया, फिर ए आया, रिपीट हुआ। फिर देखो अगर सी गिवन है तो उसके बाद सी के बाद ए आता है, तो ए पहले आया फिर बी बाद में, इसलिए एक साइक्लिक वे में चल रहा है, सही है ना भैया। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ब्रिलियंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कहता है कि भाई इफ ए एंड बी आर पैरेलल देन ए डॉट प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू डैश। देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, अगर दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो भैया ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर होता है जीरो के। अगर कभी भी दो वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर होता है जीरो के। और दुनिया में दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो, उस सूरत में ए डॉट बी बराबर होता है जीरो के। अगर कभी भी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट उनका बराबर होगा जीरो के, और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा जीरो के। यहां पे एग्जामिनर आपके साथ इस एमसीक्यूज में गेम खेल रहा है, कहता है अगर ए और बी आपस में पैरेलल हैं तो बताओ ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है। भाई अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो पैरेलल के ऊपर डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं होता। ये सिंपल दो वेक्टर्स क्या होंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब क्या, सिंपल दो वेक्टर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। और आपको आंसर देंगे, तो यानी कि आंसर क्या होगा, सिंपल ए बी होगा। कुछ भी आंसर हो सकता है ना, ए बी आंसर होगा। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो जाहिर सी बात है इनका कोई ना कोई आंसर होगा ना। अभी हम अब इतने सारे हमने वेक्टर्स को सॉल्व किया, इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर आंसर होगा, क्योंकि वेक्टर्स कैसे पैरेलल हैं और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर पैरेलल की वैल्यू नहीं होती, सही है ना भाई। अगर ए और बी आपस में पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर आंसर जीरो नहीं होता भाई, सिंपल ए बी आंसर, जो कोई स्पेसिफिक आंसर होगा। हाँ अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते तब डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होती, और अगर वेक्टर्स पैरेलल हो क्रॉस प्रोडक्ट में तब वैल्यू जीरो होती है। ये बात ध्यान में रखने की बात है, छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा एग्जामिनर आगे कह रहा है अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हो, तीनों वेक्टर्स कैसे कोप्लेनर हैं, आगे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। एग्जामिनर बड़ी मजे से आपको खेलना चाह रहे हैं, कहते हैं कि भाई अगर तीन वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर्स कैसे कोप्लेनर। तो हमें मालूम है कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर क्या कह रहा है, कहता है डायरेक्शनल कोसाइन बताओ ऑफ द वेक्टर्स आई प्लस जे प्लस के। डायरेक्शनल कोसाइंस कैसे निकालोगे, बहुत आसान है कि भाई सिंपल तरीके से आई का कंपोनेंट कैसे निकालोगे, वन डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन डिवाइडेड बाय होल का मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड है, वन प्लस वन अंडर रूट थ्री। इसी तरीके से जे के लिए क्या हो जाएगा, जे के लिए हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री, के लिए क्या हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री। डायरेक्शनल कोसाइन की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल तरीके से आ गई वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री। सिंपल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, सीख चुके हैं सारी बातें सीख चुके हो भैया, सब सीख चुके हो कि डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला एक्स डिवाइडेड बाय आर। एक्स का मतलब क्या है, आई का कंपोनेंट, जे का सिंपल तरीके से आर का मतलब क्या है, होल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर आप सिंपल तरीके से जाओगे जे का निकालने के लिए डायरेक्शनल कोसाइन कैसे निकालोगे, वाई डिवाइडेड बाय आर। वाई क्या है, जे का कंपोनेंट वन है, यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा। क्लियर है भैया, सारी बातें सीख चुके हैं वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी क्या होता है, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी इज डैश टू अ प्लेन ऑफ ए बी। बेटा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था मैंने चीख चीख के बाद रमजानों में सिखाई थी आपको, क्या सिखाई थी भैया, कि हमारे पास ये क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट बी, ये परपेंडिकुलर होता है किसी भी प्लेन का। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी क्या है, ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ए बी के, तो आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो आ रहे हैं मैंने नहीं करवाया। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि भाई अगर वेक्टर ए बराबर है P1 P2 के डायरेक्शनल के, वेयर P1 इज 0,0,1, यानी कि ब्रैकेट में लिखा है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आई जे और के, और P2 की वैल्यू है -3,1,2, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज डैश। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, अगेन बहुत ही सिंपल सा बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पैटर्न है सॉल्व करने का।
मेरे प्यारे शागिर्दों, आपको सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है जो P1 P2 डायरेक्शन के बराबर है। यानी कि भाई सिंपल तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है P1 P2 डायरेक्शन का मतलब क्या है कि सिंपल तरीके से P2 माइनस का P1 है ना। इसका मतलब क्या, आपको मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, डेल्टा निकाल कर लेंगे, P2 माइनस P1 बन जाएगा। P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है माइनस का 3i प्लस का 1j प्लस का 2k। माइनस का साइन फॉर्मूले का, इसके फॉर्मूले का, और P1 की वैल्यू क्या है, 0i 0j 0i 0j और प्लस का 1k। सही है ना, सिंप्लीफाई करवा दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3i प्लस का 1j और 2k में से जब k को आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल k के बराबर। तो हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब मुझे एग्जामिनर कह रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 9 प्लस 10 प्लस 1 11। तो √11 हमारा आंसर होगा मैग्नीट्यूड का। क्या आंसर होगा मेरा बेटा, √11 हमारा आंसर होगा मैग्नीट्यूड का। सिंपल इज डेट, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहते हैं भाई अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर P है एक वेक्टर Q है, आपसे कहा जा रहा है कि भैया क्या निकालना है, इन वेक्टर्स का सिंपल तरीके से इनका आपने क्या लेना है, P माइनस क्यू करवा के मैग्नीट्यूड निकालना है। कोई मसले की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। भाई वेक्टर P में से वेक्टर Q को माइनस करवाओगे देन मैग्नीट्यूड ले लोगे, सिंपल इज डेट। वेक्टर P की वैल्यू है 4i प्लस का 6k और वेक्टर Q की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है हमारे पास 6i माइनस का 4j। दोनों को आपस में क्या करवाना है, पहले सेपरेट करवा लेंगे ताकि P माइनस क्यू बन जाए। तो 4i में से 6i जब जाएगा तो क्या बचेगा, नेगेटिव का 2i। अब देखो पहले वाले वेक्टर में j रहेंगे, दूसरे वेक्टर में j आ रहा है, तो 0 j माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, जैसी बात है। तो 0 प्लस का j ऑब्वियसली प्लस का 4j आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 6 के एडिड का एडिड। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -2 का स्क्वायर ऑब्वियसली 4, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 16 का स्क्वायर इज 36। कैलकुलेटर में डाल लीजिए, क्या बन गया आपके पास, ये बन गया रूट के अंदर 4 प्लस 16 प्लस 36, ये आ गया 2 इंटू √14 के। तो आंसर क्या आ गया, 2 √14। देखो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि दो वेक्टर्स आपको दिए हुए थे, एग्जामिनर ने कह रहे पहले इनको सबट्रैक्ट करो फिर इनका मैग्नीट्यूड ले लो। बच्चे बच्चे करते हैं भाई, नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कहता है फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी इज अ यूनिट वेक्टर and a is equal to b is equal to √2, then the angle between the vector is dash। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, अक्सर एमसीक्यूज में आया है, बहुत दफा ये पास्ट पेपर्स के अंदर आपको एमसीक्यूज में मिलेगा। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्रॉस प्रोडक्ट बी के मैग्नीट्यूड का बराबर होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल इंटू साइन थीटा का साइन थीटा। सही है ना भैया। एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कभी भी अगर ए क्रॉस प्रोडक्ट बी एक यूनिट वेक्टर होगा तो इसका कंबाइंड मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी चूंकि एक क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इनका कंबाइंड मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर होगा। आगे एग्जामिनर ने आपको इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि भैया वेक्टर ए का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, और किसके बराबर है, √2 के बराबर है। यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी √2 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी √2 है। साइन थीटा का साइन थीटा एज इट इज। भाई √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा सिंपल तरीके से, रूट से रूट कट जाएगा, सिंपल 2 बचेगा। यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा एज इट इज, थीटा की वैल्यू निकाली है 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/2 के। साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। 30 डिग्री का मतलब क्या है, π/6। तो आंसर क्या होगा, π/6 के बराबर होगा। आंसर किसके बराबर होगा मेरा बेटा, π/6 के बराबर होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ, वेक्टर गिवन है मैग्नीट्यूड निकालना है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 2 का स्क्वायर 4, वैसे ही आ गया यार। क्या हो गया, 9 + 5 9 + 14 √14 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया पोजीशन वेक्टर बताओ। बहुत सिंपल सी बात है, कोई मसले की बात नहीं है। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे भैया, एग्जामिनर क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट 1, 0, 2। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल तरीके से हमारे पास दो बातें करी हुई है। क्या दो बातें करी हुई है भैया, आपको सिंपल जो है ना पोजीशन वेक्टर पॉइंट गिवन है 1, 0, 2, इसको सिंपल ओपन करवा दो, क्या बन जाएगा 1i प्लस का 0j प्लस का 2k। फर्दर एक्सपेंड करवाओगे तो क्या हो जाएगा 1i प्लस का 2k, यही इसका आंसर होगा। 1i प्लस का 2k इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कहता है इफ 0 बी द ओरिजिन एंड ओ p के डिस्टेंस आपके पास वेक्टर जो गिवन है, क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर 2i + 3j माइनस का 4k एंड o से लेकर q तक का जो आपके पास डायरेक्शन के ऊपर पोजीशन वेक्टर गिवन है 5i प्लस का 4j माइनस का 3k। एग्जामिनर कहता है p से लेके q तक के डायरेक्शनल बेस वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे करोगे भाई। देखो आपको q वेक्टर की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 5i
प्लस का 4j माइनस का 3k। हमें क्या फाइंड करना है? पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या? सिंपल तरीके से क्यू माइनस पी करवा देंगे। सिंपल तरीके से क्या करवाओगे? पी से लेके क्यू तक का आपको आपको डिस्टेंस निकालना है। पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस वेक्टर फाइंड करना है। तो कैसे करोगे भाई? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए। सही है ना भैया? तो क्या आ रही है? ये आ रहा है 2i प्लस का 3j माइनस का 4k। तो हमने क्या करना है? सिंपल को सेपरेट करवा देना। तो 5i माइनस का 2i क्या बन जाएगा? 3i। 4j माइनस का 3j क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लस का j। और माइनस का 3k, माइनस माइनस ये प्लस का 4k हो जाएगा ना, जैसी बात। तो माइनस का 3k प्लस का 4k क्या हो जाएगा? प्लस का k। तो आंसर क्या आ जाएगा? पी क्यू डिस्टेंस वेक्टर का ये आ जाएगा 3i प्लस j प्लस के k के बराबर। सिंपल इज दैट, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कहता है कि भैया अगर आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कौन सी वैल्यू में बराबर आता है? मेरे प्यारे शागिर्दों, ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट खाली बराबर आएगा एक ही एंगल के ऊपर। वो एंगल क्या होगा? 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एक और नाम क्या होता है? पाई बाय 4। इसलिए आंसर क्या होगा? पाई बाय 4। नेक्स्ट एमसीक्यूज कह रहा था के क्रॉस प्रोडक्ट जे। भाई के क्रॉस प्रोडक्ट जे का आंसर क्या होगा? मैंने क्या बताया था? ये एक पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि आई है पहले। पहले आपके पास अगर आई है, फिर जे है, फिर के है, तो देखो और से पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मुझसे एग्जामिनर कह रहे हैं के से जे पे जाने, तो के से जे पे आंसर क्या होगा? नेगेटिव ऑफ द थर्ड आंसर, नेगेटिव ऑफ द थर्ड कंपोनेंट। के क्रॉस प्रोडक्ट जे, दो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा थर्ड वैल्यू होती है। अनसिमिलर कंपोनेंट्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा थर्ड वैल्यू होती है। यहाँ पे जो के इंटू जे पे जाने, तो क्या आंसर होगा? नेगेटिव का। ये सारी बातें पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -3,4,5 फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कैसे निकालोगे? बहुत बेसिक चीज है भैया। देखो आपको पॉइंट गिवन है, सिंपल तरीके डिस्टेंस कैलकुलेट करने को कह रहा है। कैसे करोगे डिस्टेंस? आपको सिंपल तरीके से मैग्नीट्यूड ले लोगे। देखो मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, लेंथ सब एक ही बातें होती हैं। क्या बन जाएगा? -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। क्या बन गया? 5 का स्क्वायर 25। सिंप्लीफाई कर दो। 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50 बन गया। रूट 50 किसके बराबर होता है? बराबर होगा 2 इंटू रूट 25 के। आंसर आ गया 2 इंटू 25। देखो इस क्वेश्चन में जो वेक्टर गिवन था, मैंने डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम द ओरिजिन था। तो अगर यहाँ पे कोई और वेक्टर होता तो पहले आप उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाते, सेकंड वाले को पहले वाले में से, देन मैग्नीट्यूड निकालते, फिर आंसर आता। सही है ना? यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4,5 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन चूंकि 0,0,0 होता, तो ओरिजिन से अगर मैं इस वेक्टर को माइनस भी करवा देता तो आंसर नेगेटिव नहीं होता सिर्फ। और मैग्नीट्यूड के अंदर चूंकि नेगेटिव के साइन की वैल्यू कोई हैसियत नहीं होती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर अगर यहाँ पे कोई और वेक्टर होता तो पहले उनको सब्ट्रैक्ट करवाते, देन फिर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने पे जाते। क्लियर है मेरा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर 2, 5, 0 एंड -3, 7, 4। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है। आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई एक वेक्टर है, उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स गिवन है 2, 5, 0 एंड -7, 3, 7, 4। एग्जामिनर कह रहे हैं सॉल्व करो। मेरे प्यारे शागिर्दों कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अगेन इनिशियल पॉइंट गिवन है, टर्मिनल पॉइंट यानी कि फाइनल पॉइंट गिवन है। आपसे कह रहे हैं बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो आपको डिस्टेंस वेक्टर गिवन है, आपको पहले डिस्टेंस वेक्टर r1 गिवन है, r2 गिवन है। सिंपल तरीके से अगर डेल्टा r निकालते हैं तो क्या करते हैं? सेकंड वाले वेक्टर में से फर्स्ट वाले वेक्टर को माइनस करवा देते हैं ना भैया। देखो सेकंड वेक्टर क्या है? माइनस का 3i प्लस का 7j प्लस का 4k। पहला वेक्टर में से माइनस करवाना है, क्या बन गया? 2i प्लस का 5j प्लस का 0k। सिंप्लीफाई करवाओगे मेरा बेटा। -3i में से जब माइनस का 2i जाएगा तो क्या बचेगा? -3i माइनस का 2i माइनस का 5i बन गया, प्लस का 7j। और ये माइनस साइन ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस बन जाएगा ना, तो माइनस का 5j। तो क्या बन गया? 7 में से 5 जाएंगे, 7 में से 5 गया किसके बराबर आएगा? प्लस के 2j के बराबर आएगा। प्लस का 4k माइनस का 0k, प्लस के 4 में से माइनस का 0 करवाओगे तो क्या बचेगा? प्लस का 4k आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल तरीके से आपका आंसर में वेक्टर आ गया। देखो ये जो कहानी है ना डिस्टेंस वेक्टर वाली, बहुत आसान है भाई। डिस्टेंस वेक्टर्स के अंदर कुछ भी नहीं करना होता। जो भी सेकंड वेक्टर होता है उसमें फर्स्ट वेक्टर को माइनस करवाना होता है। सही है ना भाई? अगर डिस्टेंस निकाले तो मैग्नीट्यूड कर दोगे, सिंपल, कोई मसले की बात नहीं, बेसिक चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अगेन ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके? 10 के, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके? 2 के, और ए डॉट बी की वैल्यू बराबर है 0 के, तो बताओ ए क्रॉस प्रोडक्ट बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? कह रहे हैं बताओ ए क्रॉस प्रोडक्ट बी की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे मेरे प्यारे शागिर्दों। आपको वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, सही है ना, और ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न सबसे ज्यादा आसान है। कैसे आसान है? कि हमें ये बात मालूम है, हमें ये बात मालूम है, हमारे पास मैथ्स में फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कि cos थीटा बराबर है, cos थीटा बराबर है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए और बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, ए और बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। सही है ना भैया?
और साइन थीटा बराबर होता है किसके, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का कंबाइंड मैग्नीट्यूड, और नीचे अगेन इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड होता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, दो फॉर्मुला तो बेसिक आपको मालूम होने चाहिए। तो भाई देखिएगा, अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आपको ए की वैल्यू गिवन है 10 के बराबर, बी की वैल्यू गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 10, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 2, और ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 0 के बराबर, है ना भाई। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर लेके चलूं, तो भाई देखो कैसे सॉल्व करवाएंगे आप इस क्वेश्चन को। सॉल्व करवाने का तरीकेकार आसान है, मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है यहाँ पे। देखो आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया बताओ तुम्हारे पास जो है ना ए क्रॉस प्रोडक्ट बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 को पुट करता हूँ ऊपर, तो जाहिर सी बात है 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपके पास सिंपल कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई, है ना भैया। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। हमें मालूम है कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा के एंगल चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए एंगल क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी मेरा बेटा, बहुत सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा 0 हो गया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वो भी 1 के बराबर आ जाएगी, है ना भाई। अंडर रूट लूंगा तो 1 ही आ जाएगा। अब अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर साइन थीटा की जगह पे 1 पुट कर दो, और a इंटू बी का क्रॉस प्रोडक्ट एज इट इज का एज इट इज, वेक्टर आपके पास a के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, a का मैग्नीट्यूड है 10 के बराबर, और b का मैग्नीट्यूड है 2 के बराबर। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, 10 2 20। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, a इंटू बी के क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 20 के बराबर आ गई। चेक कर लीजिए, आंसर हमारा 20 ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। आंसर क्या होगा हमारा, सिंपल तरीके से 20 आ गया। किस तरीके से 20 आया, दोबारा समझ लीजिए, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। भाई देखो सबसे पहले आपके पास ये फॉर्मूला मौजूद है, आपको चूंकि ए डॉट बी के आपको चूंकि ए डॉट बी की वैल्यू क्या गिवन है, 0 के बराबर गिवन है, यानी कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 0 के बराबर गिवन है। तो 0 के ऊपर हमने पुट किया, तो cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के बराबर होता है ना मेरा बेटा। तो अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। अब देखो आपने सिंपल साइन थीटा का फॉर्मूला यूटिलाइज कर दिया, साइन थीटा की जगह पे 1 आ गया। आपको ए क्रॉस प्रोडक्ट बी के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना था, नीचे आपने ए का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 10, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 2, वो प्लॉट कर दिया, आंसर आ गया 20 के बराबर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। इसी तरीके से देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स a is equal to 2i plus 2j and b is equal to j plus का k। कहता है कि भाई कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स। देखो कितने वेक्टर्स यहाँ पे एग्जामिनर पूछने जा रहे हैं, कितने वेक्टर्स होंगे जो कि यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर के ऊपर फॉर्म हो रहे होंगे। जाहिर सी बात है, दो वेक्टर्स गिवन है, कितने वेक्टर्स गिवन है, दो वेक्टर्स गिवन है। द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स गिवन है, तो वही उसके यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे ना मेरा बेटा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो कि आपके ओरिजिनल वेक्टर का डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हो, है ना भाई, ऐसा ही है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट वेक्टर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जाहिर सी बात है कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे इन दो वेक्टर्स के अगेंस्ट यूनिट वेक्टर के ऊपर, दो ही होंगे, ऑब्वियसली सी बात। तो आंसर क्या होगा, 2 के बराबर होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, कोई मसले की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर a डॉट वेक्टर b बराबर है 0 के, तो इसका मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है कि दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर होता है, इसका मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, पाई बाय 2 के बराबर होगा। अच्छा, अगर एग्जामिनर कह रहे हैं कि a और b 0 के बराबर नहीं है, और a इंटू बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल कैसा है, दोनों वेक्टर्स के दरमियान 0 का है, और वेक्टर्स कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। याद रखिएगा वेक्टर्स कैसे होते हैं, अगर a क्रॉस प्रोडक्ट b की वैल्यू 0 के बराबर हो, तो वेक्टर्स होते हैं पैरेलल, और एंगल क्या होता है, 0। और a डॉट प्रोडक्ट b की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो, तो वेक्टर्स होते हैं परपेंडिकुलर, और हमारे पास एंगल क्या होता है, एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब आपको चूंकि ए की वेक्टर गिवन है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 0p होगा, यानी कि 0 से लेके ओरिजिन से लेके पी तक का वो पोजीशन वेक्टर होगा इसका। क्लियर है भैया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर। वही सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन के ऊपर भी सॉल्व किया था। आपको एक आर आई प्लस जे प्लस के एक वेक्टर गिवन है, आपसे कह रहे हैं इसका यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन क्या होगा। भाई जाहिर सी बात है, कैसे निकालोगे, सिंपल तरीके से यार, ऊपर कंप्लीट वेक्टर लिखो, नीचे इसका होल मैग्नीट्यूड लिख दोगे, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली आई प्लस जे प्लस के डिवाइड बाय √3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि आपको दो वेक्टर्स गिवन है, और ये दो वेक्टर्स आपको गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर एक क्या है, डायरेक्शन के अंदर P1 P2 के बराबर है।
एग्जामिनर कह रहे हैं कि बताइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। कैसे सॉल्व करोगे भाई? सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आप सिंपल सबसे पहले P2 माइनस P1 कर लोगे। भाई P2 माइनस P1 कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा P2 की वैल्यू है 0i प्लस का 2j प्लस का 2k, माइनस का साइन आगे क्या आ गया 0i प्लस का 0j प्लस का 1k। सिंप्लीफाई करवा दीजिए, क्या बन जाएगा? i से i कट गया, j की वैल्यू क्या होगी? 2j माइनस का 0j, ऑब्वियसली 2j ही आ जाएगा। 2k माइनस का 1k क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल 1k। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 2 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 4 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो √5 की वैल्यू आ गई। सिंपल तरीके से देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको वेक्टर ए की वैल्यू गिवन थी P1 P2 डायरेक्शन, तो आपको P1 वेक्टर गिवन है, P2 गिवन है, आपने सिंपल P1 P2 डायरेक्शन निकाल लिया। P1 P2 डायरेक्शन कैसे निकालोगे? P2 माइनस P1 करते हुए, तो आपके पास वेक्टर की वैल्यू आ गई। इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, मैग्नीट्यूड लेना बहुत ही आसान काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है डायरेक्शनल कोसाइन, तो इसको भी सॉल्व किया है भाई। डायरेक्शनल कोसाइन कैसे निकालोगे? सिंपल तरीके से मेरा बेटा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ऊपर अगर आई वाले के निकालना है तो भाई सिंपल आई का कंपोनेंट आ गया, नीचे होल टर्म का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। √5 का स्क्वायर 5 होता है, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 9। तो √9 क्या होता है? 3 के बराबर। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा? माइनस का √5/3 आ जाएगा। सिंपल इज डायरेक्शनल कोसाइन आ गए। क्लियर है भाई? सिंपल तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है a प्लस बी, सही है ना? दो वेक्टर्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट b माइनस का a। याद रखिएगा ये आपके पास वेक्टर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की, कि हमारे पास कभी भी अगर दो पर्टिकुलर वेक्टर्स का, यानी कि अगर मैं दो वेक्टर्स का सम लूं और क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊं उन्हीं दो वेक्टर्स के डिफरेंस के साथ, तो रिमेंबर दिस थिंग हमेशा बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ द ए क्रॉस प्रोडक्ट बी के। 2 टाइम्स ऑफ द ए क्रॉस प्रोडक्ट बी के बराबर होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द कोप्लेनर वेक्टर ये 0 के बराबर होता है, हम सीख चुके हैं इस बात को। यहाँ पे क्या कह रहा है? कहता है अगर ए की वैल्यू बराबर है आई के, बी की वैल्यू बराबर है जे के, सी की वैल्यू बराबर है के, तो कह रहा है बताओ ए डॉट बी क्रॉस प्रोडक्ट सी की वैल्यू क्या होगी। देखो एग्जामिनर ने कहा ए बराबर है आई के, और डॉट प्रोडक्ट का साइन बी बराबर है जे के क्रॉस प्रोडक्ट सी, है ना? यानी कि के। देखो जे इंटू के का आंसर क्या होगा? जे इंटू के का आंसर होगा हमारे पास सिंपल तरीके से, जे से जब मैं के में जाऊंगा, जब मैं आई जे के, देखो जब मैं जे से के पे जाऊंगा तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव का आई। और आई डॉट आई का आंसर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव का 1 होता है। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या होगा? प्लस का 1 होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अच्छा, मेरे जहन में एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं उसको भी करवा देता हूं, और ये कहलाते हैं हमारे पास रेशो थ्योरम। ये भी आपकी किताब में मौजूद है रेशो थ्योरम, तो भाई इसको करना जरूरी है कि आप लोगों की किताब के अंदर एक्सरसाइज 3.1 के अंदर एक और कॉन्सेप्ट मौजूद है, और ये एप्टीट्यूड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो ये होता है रेशो थ्योरम हमारे पास, इसको रेशो नोटेशन थ्योरम भी कहते हैं। तो भाई रेशो थ्योरम क्या कहता है? रेशो थ्योरम बहुत सिंपल सी बात कर रहा होता है हमसे कि भाई आर की वैल्यू बराबर होगी किसके? एम वेक्टर बी प्लस का एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। यहां पर एम और एन क्या होता है? हमारा रेशो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, लेट सपोज एक क्वेश्चन है कि आपको वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है 2i माइनस का 3j, और वेक्टर बी की आपको वैल्यू गिवन है लेट सपोज 4i प्लस का 5j। आपको जो रेशो गिवन है इनके दरमियान का m रेशो n, इसकी वैल्यू गिवन है 2:3 के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है कि बताइए रेशो क्या होगा, इनके दरमियान का रेशो क्या होगा? आपको रेशो थ्योरम अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे मेरा बेटा? देखो हमें फॉर्मूला पता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला आर इज इक्वल टू एम बी प्लस का एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस का एन। देखो आपको m की वैल्यू गिवन है 2 के बराबर, n की वैल्यू गिवन है 3 के बराबर, और वेक्टर a गिवन है 2i माइनस 3j, वेक्टर b गिवन है 4i प्लस का 5j। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? देखो m के अंदर m की वैल्यू 2 आ गई, वेक्टर b की वैल्यू क्या है? 4i प्लस का 5j, प्लस का साइन n की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर है। b की वैल्यू क्या है? 4i प्लस का b की वैल्यू किसके बराबर है? सॉरी a की वैल्यू, आगे क्या a आ रहा है ना, a की वैल्यू बराबर है किसके? 2i माइनस के 3j के, और नीचे डिवीजन में क्या है? m प्लस n, तो 2 प्लस का 3 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, अल्लाह भला करे, किसके बराबर? ये बराबर आ जाएगा 4 2 8i प्लस का 5 2 10j, और आगे क्या हो जाएगा? प्लस का साइन, यहाँ पे 3 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से भी होगा, तो प्लस का 3 2 6i माइनस का 3 3 9j, और नीचे डिवीजन में 5 का 5 एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 8i प्लस का 6i क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 14i प्लस का 10 माइनस का 9 1j डिवाइडेड बाय 5 का 5। ब्रेक करके लिख दो, क्या आ गया? 14i डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 5j।
ये फाइनली आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया सिंपल तरीके से। तो बेसिक चीज होती है, असल चीज क्या है, फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मुला याद होगा कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से कोई भी एमसीक्यू आपके पास आ सकता है सॉल्व करने के लिए, आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली हमारे चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के तमाम एमसीक्यूज, तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड होते हैं। तो भाई आज की क्लास ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस पर्टिकुलर जो एमसीक्यूज की फाइल है इसका अलग से भी लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको प्रॉपर्ली नजर आ जाए सारे क्वेश्चन वगैरह। और ये जो हमारी वर्किंग वाली फाइल है मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। देखो कहने का मकसद क्या है मेरे प्यारे शागिर्दों, जितने भी हम लोगों ने काम किए सारी चीजें इंपॉर्टेंट तरीन चीजें हैं मेरे प्यारे शागिर्दों। वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अगर मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, देखो मैं फारिग आदमी नहीं हूं, अगर इतनी बड़ी वीडियो बनाई उसके पीछे रीजन है कि पहले हिस्से के अंदर हम लोगों ने सारी थ्योरेटिकल बातों को समझ लिया, सारी इंपॉर्टेंट बातों को कंसीडर कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को देख लिया, सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स को देख लिया, और दूसरे हिस्से में हम लोगों ने एमसीक्यूज को करा, जो कि मेरे करवाने का एक तरीका होता है। इससे फायदा ये हुआ कि भाई अगर आपको ये पहला लेक्चर जो 1.5 घंटे का मेरा होगा या 1.25 घंटे का मेरा होगा, अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये एमसीक्यूज तो आपके बच्चों के खेल थे, ये एमसीक्यूज तो बच्चों वाली की चीजें। मैंने आपको साथ साथ कई एमसीक्यूज और सॉल्व करवाए अपने थ्योरी के पार्ट के अंदर। तो भाई ये जो एमसीक्यूज का लेक्चर है, ये जो वेक्टर्स का लेक्चर है, जो प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ ये एमसीक्यूज वाली, ये बिलियन डॉलर्स की प्लेलिस्ट है, आपने खुद भी देखनी है, अपने दोस्तों से भी शेयर करनी है। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों? अगर आपने इस प्लेलिस्ट को कवर अप कर लिया तो इधर आप इंटर की तैयारी करो, इधर आप ईकट की तैयारी करो, ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए इंशाल्लाह ताला। तो भाई लास्ट में बस इस लेक्चर को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक छोटी सी गुजारिश कि भाई लेक्चर को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। एडवांस ईद मुबारक मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को। सही है ना भाई? जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।